हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। टॉपिक है सर इंपॉर्टेंट लिमिट्स। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ ले चुका हूँ। पार्ट बी का क्विक रिविजन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। पास पेपर के न्यूमेरिकल सारे के सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। पास पेपर के केस स्टडीज़ भी काफ़ी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पूरी प्लेलिस्ट एसएलसीएम के वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस लिस्ट को भी आप देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करवाया हुआ है। और डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी ऑलरेडी मेरी टेलीग्राम चैनल पे चल रही है, तो आप वो भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी डेली राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप मेरे साथ साथ होते जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और लिमिट्स बहुत सारी हैं, आपको पता ही होगा। जितना पढ़ो कम है, ऐसी हालत है। और काफ़ी बच्चे यही गलती करते हैं कि हर लिमिट कवर करने की कोशिश करते हैं। हर लिमिट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको ये समझना होगा कि सारे लिमिट्स के चक्कर में आधे भी आप याद नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट टू इंपॉर्टेंट लिमिट्स। अगर आप इंपॉर्टेंट लिमिट्स पे रेस्ट्रिक्ट करोगे, एटलीस्ट कुछ तो है जो आप याद कर पाओगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। अगर आप हर परसेंटेज को कवर करने के चक्कर में रहोगे तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम होगा, खासकर अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो। आए ख्याल में? तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, पहले इंपॉर्टेंट लिमिट्स पे फोकस करो। सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ। फोकस इसी पे करना है, इसको पहले अच्छे से पूरा याद कर लेना है। मेरे साथ साथ पूरे वीडियो में आपको भी साथ साथ में बोलते जाना है। और उस ये सब होने के बाद इस पूरे लिमिट्स को अच्छे से अगर आपका याद हो गया है बाय हार्ट, आप नींद में उठा के भी आपसे पूछ लूँ तो आप बता पा रहे हो अगर, तब जाके आप और एडिशनल लिमिट्स को कवर कर सकते हो। बट जब तक ये लिमिट्स आपको अच्छे से रिकॉल नहीं होते हैं, तब तक कोशिश करो कि और लिमिट्स मत पढ़ो। आए ख्याल में? चलिए स्टार्ट करें। लाइक कर दो फुल एनर्जी के साथ, ताकि मैं आपको अच्छे से रिवाइज कर पाऊं। ठीक है, लाइक करो, नो चीटिंग। तो साथ साथ में आपको भी बोलना है, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो में कि आखिरी तक देखना है और साथ साथ में बोलते जाना है। साथ साथ में जितना बोलोगे उतना ही फायदा आपको हो पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईसीडीआर के लिमिट्स। ठीक है, आईसीडीआर के लिमिट्स पे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट आईसीडीआर का लिमिट है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1। ठीक है, आईपीओ बाय अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहती है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो एक और रास्ता होता है जिसको आप ऑल्टरनेटिव रूट कहते हो। तो ऑल्टरनेटिव रूट भी अवेलेबल होता है कि जो कंपनीज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, स्टिल दे कैन डू एन आईपीओ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जिसको आप ऑल्टरनेटिव रूट कहते हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंडीशन 1 की क्राइटेरियाज। और क्राइटेरियाज का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो भी कंपनी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, they have a choice they have a choice to go for a fixed price issue, and also they have a choice to go for a book build issue। ठीक है, वॉलेंट्रीली वो फिक्स प्राइस इशू भी ला सकते हैं, वॉलेंट्रीली वो चाहे तो बुक बिल्डिंग को भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका 6 सब रेगुलेशन 1। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला है एनटीए। एनटीए स्टैंड फॉर नेट टेंजिबल एसेट्स, जिसमें इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो नेट टेंजिबल एसेट शुड बी एटलीस्ट 3 crores, एटलीस्ट 3 crores in each of preceding 3 full years। preceding 3 full years, ईच ईयर में आपको एटलीस्ट 3 crore का नेट टेंजिबल एसेट आपका होना चाहिए, हर साल में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप पंच वर्ड्स को पकड़ोगे। अगर आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो तो आई होप आप बारीकियां, निटिग्रिटीज को आप प्रॉपरली इसमें टैकल करोगे मेरे साथ साथ। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 crore है, मतलब 3 crore और मोर, 3 crore और मोर, और ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full years में होना चाहिए। ईच, हर साल में एटलीस्ट 3 crore होना चाहिए। सेकेंड इज एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका होना चाहिए एटलीस्ट 15 crore इन ईच ऑफ प्रीसीडिंग 3 full years। हर साल में एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका होना चाहिए 15 crores हर साल में, पिछले 3 साल में। ठीक है, एंड थर्ड लिमिट इज नेटवर्थ। आपका नेटवर्थ होना चाहिए एटलीस्ट 1 crore इन ईच ऑफ द
3 प्रीसीडिंग फुल ईयर्स। ठीक है, तो सब में हर साल में होना चाहिए नेट टेंजिबल एसेट एटलीस्ट 3 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट 15 करोड़ और नेटवर्थ एटलीस्ट 1 करोड़। क्लियर है, तीनों कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और फिर एक सिचुएशनल आता है कि अगर आपने नाम बदला है लास्ट 1 ईयर में, अगर आपने नेम चेंज किया है तो ये कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस 1 ईयर में नेम चेंज किया है तो आप आईपीओ तभी कर सकते हो अगर न्यू नेम से जो आप न्यू एक्टिविटी कर रहे हो, नया नाम क्यों रखा है, क्योंकि आपने एक्टिविटी बदली होगी, तो ये जो न्यू एक्टिविटी है इसकी जो रेवेन्यू है दैट शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ पास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल का जो भी आपका रेवेन्यू है एटलीस्ट 50% शुड बी फ्रॉम द न्यू एक्टिविटी, एटलीस्ट 50% शुड बी फ्रॉम द न्यू एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम। एटलीस्ट 50 यानी 50 और मोर, एग्जैक्ट 50 भी इसमें कवर होगा, 50 और मोर। आए ख्याल में? ठीक है, सारे कंडीशंस आपको फुलफिल करने होंगे और अगर आप एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, 1 और मोर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपके पास कंडीशन 2 होता है यानी कि सब रेगुलेशन 2, जिसको आप कहते हो ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ आईपीओ। तो आपको बुक बिल्डिंग ओनली ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सिर्फ बुक बिल्डिंग से ही आप कर सकते हो, फिक्स प्राइस इशू आप नहीं कर पाओगे, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड है कि मिनिमम अलॉटमेंट टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्यूआईबी कैटेगरी को एटलीस्ट 75% अलॉटमेंट आपको देना होगा। अगर आप वो दे पा रहे हो तो आप आईपीओ कर सकते हो। अगर आप 75% अलॉटमेंट क्यूआईबी को नहीं दे पाए तो आपको इशू कैंसिल करना पड़ेगा और सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे 2 कंडीशन है, एक तो सिर्फ बुक बिल्डिंग से ही आप कर सकते हो एंड अंडर द बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपको क्यूआईबी को एटलीस्ट 75% अलॉटमेंट देना होगा। ठीक है, एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक टू क्यूआईबी एंड इफ इट फेल्स इट हैज टू रिफंड। ठीक है, तो 6 सब रेगुलेशन 1 आता है क्राइटेरियाज वाला, उसमें आप फिक्स प्राइस इशू भी कर सकते हो, आप बुक बिल्डिंग भी कर सकते हो। और अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट ले रहे हो बिकॉज आप कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रहे हो सब रेगुलेशन 1 के, तो ऑल्टरनेटिव रूट में सिर्फ बुक बिल्डिंग ही अलाउड है एंड ऊपर से आपको 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक हैज टू बी सब्सक्राइब बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, तो ये होता है आपका रेगुलेशन 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं, फिर साथ साथ में ही पढ़ लेते हैं एलोकेशन ऑफ नेट ऑफर। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ध्यान दो, एलोकेशन ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक इन एन आईपीओ। तो अगर आप 6 सब रेगुलेशन 1 में हो, सिर्फ सब रेगुलेशन 1 में कौन आता है? जो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो अगर आप कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो और आप फिक्स प्राइस इशू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अलॉटमेंट देना होगा मिनिमम 50% टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, 50% मिनिमम, 50% मिनिमम टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और रिमेनिंग जो 50% है वो आप क्यूआईबी और एनआईआई को दे सकते हो, उसमें कोई मिनिमम का क्राइटेरिया नहीं है। बैलेंस 50% कैन बी अलॉटेड टू क्यूआईबी एंड एनआईआई। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, मिनिमम 50% हैज टू बी अलॉटेड टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। फिर आता है कि अगर 6 सब रेगुलेशन 1 में ही कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी अगर आप बुक बिल्डिंग ऑप्ट करते हो तो आपको क्या क्राइटेरिया है कि मिनिमम 35%, नॉट लेस देन, minimum 35% has to be allocated to retail individual investor, minimum 15% has to be allocated to NII, non-institutional investor, and remaining या balance 50% has to be allocated to qualified institutional buyer, and within that category 5% can be allotted to mutual funds. ठीक है, QIB के अंदर आप 5% अलग से म्यूचुअल फंड के लिए रख सकते हो। क्लियर है? तो क्राइटेरिया कैसा है बुक बिल्डिंग के लिए? 6 सबरेगुलेशन 1 के तहत अगर आप बुक बिल्डिंग कर रहे हो, कंडीशन सेटिस्फाई करके आप बुक बिल्डिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट 35% टू रिटेल, एटलीस्ट 15% टू एनआईआई, एंड बैलेंस नॉट मोर देन 50% टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एंड विद इन दैट 5% कैन बी एलोकेटेड टू म्यूचुअल फंड्स। क्लियर है? अब आते हैं ऑल्टरनेटिव रूट। अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट में आए हो क्योंकि आपने 6 सबरेगुलेशन 1 के कंडीशन फुलफिल नहीं किए थे और 6 सबरेगुलेशन 2 के तहत आप बुक बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपको कैसा अलॉटमेंट करना पड़ेगा? ऊपर ही हमने पहले ही पढ़ लिया था कि नॉट लेस देन
नॉट लेस देन 75% आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अलॉट करना होगा। उसके अंदर 5% कैन बी एलोकेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, और बैलेंस का क्या होगा तो उसमें दिया है नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन 10% टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड नॉट मोर देन 15% टू NII। ठीक है, NII का दोनों में सेम है। अगर आप ध्यान दोगे NII यहां भी 15 है, यहां भी 15 है, सिर्फ चेंज किसका हो रहा है, रिटेल का। तो अगर आप 6 सब रेगुलेशन 1 में बुक बिल्डिंग कर रहे हो तो रिटेल को मिनिमम 35% आपको अलॉट करना होगा, और अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू आ रहे हो तो मैक्सिमम 10% आप रिटेल वालों को दे सकते हो। क्लियर है? तो ये होता है एलोकेशन ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक। देख लो अच्छे से, ठीक है, साथ साथ में आप बोल रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं। चलो देख लो, निहार लो उसको। बढ़े आगे, पॉज कर करके आप देख सकते हो, मैं रुकूंगा नहीं, आप पॉज करते जाना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे कंडीशंस पढ़ते जाते हैं। आ जाओ, प्राइस एंड प्राइस बैंड। ठीक है, आईपीओ प्राइस एंड प्राइस बैंड तो आपको पता ही है कि बुक बिल्डिंग में ये अप्लाई होता है। फिक्स प्राइस में तो फिक्स प्राइस होता है, वहां पे प्राइस बैंड होता ही नहीं है। प्राइस बैंड वर्ड आ रहा है मतलब बुक बिल्डिंग इशू है, 6 सब रेगुलेशन 1 का होगा या सिर्फ 6 सब रेगुलेशन 2 का होगा। ठीक है, कोई भी बुक बिल्डिंग हो सकता है। तो प्राइस एंड प्राइस बैंड के बारे में क्या रेगुलेशन कहता है? ठीक है, तो कैप के बारे में, कैप मतलब अपर बैंड, एक होता है लोअर बैंड, एक होता है अपर बैंड। लोअर बैंड को ही आप कहते हो फ्लोर प्राइस और हायर प्राइस को कहते हो कैप, कैप ऑफ द प्राइस बैंड। तो कैप के लिए कुछ लिमिट है। कैप शेल बी लेस देन और इक्वल टू, ध्यान दो, लेस देन और इक्वल टू 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस और कैप का जो डिस्टेंस होता है उसका लिमिट है कि लेस देन और इक्वल टू 120% तक जा सकता है। फ्लोर प्राइस का 120% तक आपका कैप प्राइस हो सकता है। क्लियर है? तो ये पूरा एक 20% का रेंज है। 100 तक तो आप वहीं रहते हो, 100 के ऊपर ही आप ऊपर जा रहे हो, तो 100 तक तो वैसे भी काउंट नहीं होता। तो 20% का मतलब रेंज है। तो अप टू मतलब कुछ भी हो सकता है, 101 से लेके 120% तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो कोई मिनिमम इसमें रेंज नहीं था। अब उन्होंने एक मिनिमम का भी क्राइटेरिया डाल दिया है कि कैप ज्यादा से ज्यादा 120% हो सकता है, पर कम से कम कितना होना चाहिए ये तो कभी दिया ही नहीं था। अब हाल ही में इस पे अमेंडमेंट आया है और उन्होंने एक मिनिमम रेंज भी दी है कि मिनिमम कैप कितना होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द कैप ऑन द प्राइस शेल बी एटलीस्ट 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस। तो अब रेंज क्या होगा? कैप का रेंज होगा 105% से लेके 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। आए ख्याल में? तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कैप कितना हो सकता है इसका ये गाइडलाइन है। ठीक है, और फिर एक अलग से एक प्रोविजो है कि इन नो केस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो फाइनल प्राइस है या जो आपका फ्लोर प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते ना। तो जो भी बुक बिल्डिंग से फाइनल प्राइस डिसाइड हो रही है या जो भी फ्लोर प्राइस आप खुद डिसाइड कर रहे हो वो फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू। क्लियर है? शेल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्लियर है? क्लियर है क्या? बढ़े आगे। फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ आईपीओ एज वेल एज एफपीओ। ठीक है, बोलो एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ध्यान दो, आई होप आपको फर्क पता होगा। नेट ऑफर टू पब्लिक अलग होता है, ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट अलग होता है। ठीक है, तो ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट जो भी है, ठीक है, उसका एटलीस्ट 90% आपको आना चाहिए, और ये नेट ऑफर में ऑफर फॉर सेल वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हर जगह हटाया गया है एक्सेप्ट ऑफर फॉर सेल। ठीक है, साथ साथ में ऑफर फॉर सेल भी हो रहा है, तो ऑफर फॉर सेल वाला अमाउंट नहीं देखेंगे। जो भी पब्लिक से आप पैसा ले रहे हो वो 90% आपको मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं मिला तो आपको पूरा इशू कैंसिल करना पड़ेगा और आपको 4 डेज में पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, in event of non receipt of minimum subscription referred to in subsection 1, all application money received shall be refunded to the applicants forthwith but not later than 4 days from the closure of offer। क्लोजर से 4 डेज के अंदर आपको रिफंड करना है या अजबा होगा तो अनब्लॉक करना है। ठीक है, तो 90% ऑफ ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, परसेंट और बेस सबको आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ 90% से काम नहीं चलेगा,
बेस भी करेक्टली लिखना है। 90% ऑफ ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मिनिमम एप्लीकेशन मनी एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होता है? जो भी आप इशू कर रहे हो, जो भी प्राइस पे, उसको आप स्टेजेस में पैसा बुला सकते हो। ठीक है? तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, सब आपको पता ही है। ठीक है? तो उसी के लाइंस पे मिनिमम एप्लीकेशन मनी का भी क्लॉज आता है कि पूरे इशू प्राइस का कितना परसेंटेज मिनिमम एप्लीकेशन के वक्त आपको मंगाना है। तो वो है ये वाला, द मिनिमम सम पेबल ऑन एप्लीकेशन पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शेल बी एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस। इशू प्राइस का एटलीस्ट 25% पैसा आपको एप्लीकेशन के वक्त ही कॉल करना है। ठीक है? ये मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है, पूरा भी मंगा सकते हो, लेकिन मिनिमम 25% एप्लीकेशन में मंगाना है। और 25% का बेस क्या है? इशू प्राइस का 25%। और फिर एक होता है कि पूरा एप्लीकेशन वैल्यू कितना होना चाहिए। एप्लीकेशन वैल्यू का भी एक रेंज दिया है, तो रेंज कैन बी 10,000 टू 15,000। ठीक है? आपका मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू जो है वो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में आना चाहिए। आपको इतना लॉट साइज डिसाइड करना है, उतने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज मिनिमम अप्लाई करने होंगे ताकि आपका एप्लीकेशन वैल्यू जो है वो 10,000 से लेके 15,000 के रेंज में आना चाहिए। इतना अमाउंट देख के आपको लॉट साइज डिसाइड करना है। ठीक है? तो नंबर ऑफ शेयर्स जितने के लिए उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसको आप कहते हो लॉट साइज, वो इस एप्लीकेशन वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होते हैं। 10,000 से लेके 15,000 तक आपका एप्लीकेशन वैल्यू जाना चाहिए। इतने मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है? ऑफर ओपन होगा तो ऑफर कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए ओपन रहेगा फॉर सब्सक्रिप्शन, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। ठीक है? कम से कम 3 वर्किंग डेज इशू ओपन होगा, और मैक्सिमम ये ओपन हो सकता है फॉर 10 वर्किंग डेज। और ये 10 वर्किंग डेज में रिविजन के वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, अगर आपने प्राइस को रिवाइज किया है या अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा है आपका ऑफर, सब मिला के 10 वर्किंग डेज से ज्यादा का टेनोर नहीं होना चाहिए। आए ख्याल में? और जब भी आप प्राइस को रिवाइज कर रहे हो तो कम से कम 3 वर्किंग डेज से उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। मिनिमम 3 डेज तो आपको रखना ही है। प्राइस को रिवाइज कर रहे हो तो मिनिमम 3 वर्किंग डेज से आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। और सारे ये अलग अलग सिचुएशन सब मिला के मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के लिए ओपन रह सकता है। क्लियर है? तो 3 वर्किंग डेज टू नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। और अगर आप रिवाइज कर रहे हो, इन केस ऑफ रिविजन इन प्राइस बैंड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज सब्जेक्ट टू अबव, तो सब्जेक्ट टू अबव मतलब 10 डेज, 10 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और आपको मिनिमम 3 वर्किंग डेज से ऑफर को एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर आप प्राइस रिवाइज कर रहे हो तो। क्लियर है? तो आपको सब दिमाग लगा के डेज चूज करना है। डेज ही इतने कम रखने हैं ताकि रिवीजन के लिए टाइम बचे। और अगर टाइम नहीं बच रहा है सर तो नहीं रिवाइज कर पाओगे। काफी बच्चे मतलब फंसा लेते अपने आप को ही, सर हमने 8 डेज का रखा, फिर 3 डेज हम कैसे एक्सटेंड करेंगे? तो नहीं कर पाओगे ना, एक्सटेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि 10 एक्सीड नहीं हो सकता। आए ख्याल में? तो मतलब आप प्राइस को रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो 3 वर्किंग डेज का बफर रखना है। आए ख्याल में? तो ये सब प्लानिंग करके ही करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका लॉक इन ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो बता दो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 20%। आपको पता ही है मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20%, एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। जो भी पोस्ट इशू कैपिटल होगा उसका मिनिमम 20% प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ये लॉक्ड इन रहता है कुछ समय के लिए। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि ये जो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है ये कितने समय के लिए लॉक्ड इन रहेगा, मतलब प्रमोटर इसको बेच नहीं पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। अब इसमें अमेंडमेंट आया था, आपको पता होगा। तो इसमें 2 कैटेगरीज बन गई है कि पैसा कहां यूज हो रहा है। ये जो आप आईपीओ कर रहे हो इसका पैसा यूटिलाइज कहां हो रहा है। तो अगर मेजॉरिटी पैसा, सुन लेना अच्छे से, लिमिट्स हैं, बारीकी से सुनना है, अच्छे से सुनना है, फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है, या 2 बार सुनना है। फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो भाई 2 बार 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ध्यान दो।
तो अगर आपका पैसा यूटिलाइज हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मेजॉरिटी पैसा आप यूटिलाइज करने वाले हो, तो ये लॉक इन रहेगा 3 इयर्स। मिनिमम जो आपका 20% है प्रमोटर का, ये 3 इयर्स तक लॉक्ड इन रहेगा। आए ख्याल में? अगर आपका पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज होने वाला है, तो फिर जो एक्स्ट्रा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा, अब ये तो मिनिमम है ना 20%, ज्यादा भी रख सकते हैं। तो अगर आपके प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में एक्सेस है, एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है, वो भी लॉक्ड इन रहता है। यस, वो भी लॉक्ड इन रहता है फॉर 1 ईयर। अगर आपका मेजॉरिटी प्रोसीड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूटिलाइज होने वाला है, तो पहला सिचुएशन आता है, मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो रहा है, तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लॉक्ड इन फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, और जो एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है शैल बी लॉक्ड इन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो ये पूरी एक सिचुएशन हो गई। फिर सेकंड सिचुएशन आएगी कि अगर ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं हो रहा, यानी मेजॉरिटी ऑफ द इशू प्रोसीड्स इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं हो रहा है, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए यूज हो रहा है। दो ही होता है ना भाई, रेवेन्यू या कैपिटल। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं हो रहा है, मतलब मेजॉरिटी पैसा रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए यूज हो रहा होगा, तब लिमिट होती है 18 मंथ्स। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन विल बी लॉक्ड इन फॉर 18 मंथ्स, और अगर एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है तो दैट विल बी लॉक्ड इन फॉर 6 मंथ्स। आए ख्याल में? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 3 इयर्स और 1 ईयर्स, और अगर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 18 मंथ्स और 6 मंथ्स। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, और ये सब डेट ऑफ अलॉटमेंट से होगा, ठीक है? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर है? क्लियर है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो आएगा 3 इयर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एक्सेस वाला जो है वो आएगा 1 ईयर, और अगर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर में 18 मंथ्स आएगा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, और एक्सेस वाला आएगा 6 मंथ्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। भले आप एक टेबल बना लो, है काफी इजी। बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन और एक्सेस। बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है? 3 इयर्स 1 ईयर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना है? 18 मंथ्स और 6 मंथ्स। लिखो। बढ़े आगे? ठीक है, लिख सकते हो आप पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं फास्ट ट्रैक इशू। ठीक है, फास्ट ट्रैक इशू में आपको पता होगा कि फास्ट ट्रैक राइट इशू भी होता है एंड फास्ट ट्रैक एफपीओ भी होता है। यस, दो अलग अलग फास्ट ट्रैक इश्यूज के प्रोविजंस होते हैं, फास्ट ट्रैक राइट इशू एंड फास्ट ट्रैक एफपीओ। तो दोनों के प्रोविजंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया है ये सिर्फ दोनों के लिए अलग अलग है, बाकी सारे कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ध्यान दो। तो अगर आपको फास्ट ट्रैक इशू करना है, फास्ट ट्रैक एफपीओ करना है, फास्ट ट्रैक राइट इशू करना है, ठीक है, तो आपका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए? फास्ट ट्रैक इशू किसके लिए होता है? राइट इशू या एफपीओ, मतलब ऑलरेडी लिस्टेड हो, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप राइट इशू करना चाहते हो, फास्ट ट्रैक राइट इशू, तो आपका मिनिमम एवरेज कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए 250 करोड़। 250 करोड़ और अबव जिनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एफपीओ वो राइट इशू फास्ट ट्रैक मोड में ला सकते हैं। और अगर आपको फास्ट ट्रैक एफपीओ लाना है तो आपका मिनिमम एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी 1000 करोड़। ठीक है, राइट इशू के लिए है 250 करोड़ और एफपीओ के लिए 1000 करोड़। क्लियर है? तो ये है एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर कुछ और कंडीशंस आती हैं कि आपका एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर कितना होना चाहिए, आपके शेयर्स का ट्रेडिंग का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो जो भी आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो भी आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं ऑफ द सेड 6 मंथ्स, पास्ट 6 मंथ्स के जो भी आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसका एटलीस्ट 2% का ट्रेडिंग होना चाहिए। एटलीस्ट 2% ऑफ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द पास्ट 6 मंथ्स। क्लियर है? 2% पे ध्यान देना है, और बेस क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। फिर आपका ग्रीवेंस रिट्रेसल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा
कि एज ऑन अ डेट जो भी एक कट ऑफ डेट हम देखेंगे, वो कट ऑफ डेट पे आपका ग्रीवाइंस रिड्रेसल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है दैट शुड बी एटलीस्ट 95%। जितने भी कंप्लेंट्स आपको रिसीव होते हैं उसके कम से कम 95% रिजॉल्व होने चाहिए। तो जो भी अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स हैं वो मैक्सिमम 5% ही हो सकते हैं। आए ख्याल में? अब कौन सा कट ऑफ डेट है, कौन से डेट पे देखेंगे, तो उस पर आपको ध्यान देना है। पहले आपको देखना है रेफरेंस डेट। फास्ट ट्रैक इशू के लिए रेफरेंस डेट होता है, तो रेफरेंस डेट पहले चेक करना है। रेफरेंस डेट का जो भी मंथ होगा, रेफरेंस डेट अगर 15 दिसंबर है तो 15 दिसंबर कौन से मंथ में आता है? दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो मंथ आइडेंटिफाई करना है, मंथ ऑफ रेफरेंस डेट। मंथ आइडेंटिफाई हो गया तो वो मंथ जो भी क्वार्टर में आता है उस क्वार्टर के एंड में, तो अगर दिसंबर मंथ की मैं बात करूं तो दिसंबर कौन से क्वार्टर में आता है? अक्टूबर टू दिसंबर। आई होप क्वार्टर्स आपको पता होंगे, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, क्वार्टर्स होते हैं। तो दिसंबर मंथ अगर मैं कहूं कि मेरा रेफरेंस डेट दिसंबर मंथ में, तो दिसंबर मंथ का जो क्वार्टर है वो उसका जो लास्ट डेट होता है वो डेट पे चेक करेंगे। तो अक्टूबर टू दिसंबर ये क्वार्टर आएगा, और अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर का लास्ट डेट क्या होता है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर पे हम चेक करेंगे कि आपका ग्रीवाइंस रिड्रेसल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, तो रिड्रेस्ड एटलीस्ट 95% of the total shareholder complaints received till the end of the quarter immediately preceding the, sorry immediately preceding है, वेरी वेरी सॉरी, प्रीसीडिंग वर्ड लिखा हुआ है। तो उस क्वार्टर का जो भी यानी मंथ का जो पिछला क्वार्टर होगा, जैसे दिसंबर का मेरा मंथ है, दिसंबर के पहले कौन सा क्वार्टर एंड हुआ होगा, तो दिसंबर पहले कौन से क्वार्टर में आता है वो आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर टू दिसंबर। तो उसके पहले कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ होगा? 30 सितंबर। जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर खत्म हुआ होगा, तो जुलाई टू सितंबर का एंड क्या है? 30 सितंबर। तो जो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर है, जो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर खत्म हुआ है उसका एंड जो डेट होगा वो डेट पे हम चेक करेंगे कि एटलीस्ट 95% ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रीसीडिंग वर्ड पे ध्यान देना है। फिर आते हैं ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, कि अगर ऑडिटर का आपका जो रिपोर्ट है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट है, अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो, अगर क्लीन रिपोर्ट है तो ये अप्लाई होगा ही नहीं। तो अगर आपका क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर ने दिया हुआ है तो क्वालिफिकेशन जो जो आइटम से रिलेटेड है, जो जो आइटम से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं उसका अमाउंट चेक करेंगे कि वो अमाउंट शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 5% तक ही ऑडिटर क्वालिफिकेशन हो सकता है। ऑडिटर क्वालिफिकेशन अमाउंट वाइज नहीं होता, आइटम वाइज होता है। तो आपको आइटम्स देखना है, कौन कौन से आइटम में क्वालिफिकेशंस हैं, और उस आइटम्स का अमाउंट देखना है, और वो अमाउंट शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। आए ख्याल में? तो ये आपका ऑडिटर क्वालिफिकेशन का लिमिट है। क्लियर है? तो ये अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, लिमिट्स हैं ये, और भी क्राइटेरियाज होते हैं इसमें, तो जहां जहां नंबर्स हैं, परसेंटेजेस हैं, वो वाले लिमिट्स मैंने इसमें कवर किए हुए। ठीक है, तो ये होता है फास्ट ट्रैक राइट इशू एंड फास्ट ट्रैक एफपीओ। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। ठीक है, कि पब्लिक को कितना ऑफर आप करोगे। तो ये आपको पता ही होगा कि ये सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स में लिखा होता है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 19 सब रूल 2 क्लॉज बी। ठीक है, रूल 19 सब रूल 2 क्लॉज बी। तो ये होता है मिनिमम ऑफर टू पब्लिक इन एन आईपीओ। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही होगा कि पोस्ट इशू कैपिटल आपका कितना है, पोस्ट इशू कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पब्लिक को कितना आपको ऑफर करना होगा। तो पहला स्लैब जो है वो है 1600 करोड़। अगर आपका कैपिटल अप टू 1600 करोड़ रहने वाला है आफ्टर द आईपीओ, तो आपको मिनिमम 25% ऑफ द आईपीओ पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप टू 1600 करोड़ आपका कैपिटल होगा आफ्टर द आईपीओ, तो आपको आईपीओ का 25% पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर आपका रेंज है मोर देन 1600 करोड़ बट अप टू 4000 करोड़, मोर देन 1600 करोड़ बट अप टू 4000 करोड़ है, तो आपको 400 करोड़ का ऑफर पब्लिक को देना पड़ेगा। अमाउंट वाइज परसेंटेज आपको निकालना है कि जितना भी आपका ऑफर है 400 डिवाइडेड बाय ऑफर साइज, तो परसेंटेज अपने आप निकल जाएगा।
तो वैल्यू वाइज उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, इतना परसेंटेज आपको पब्लिक को देना है कि उसकी वैल्यू 400 करोड़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 400 करोड़ पब्लिक को देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका पोस्ट इशू कैपिटल मोर देन 4000 करोड़ रहेगा एंड अप टू 1 लाख करोड़ रहेगा, 4000 करोड़ से ज्यादा है पर अप टू 1 लाख करोड़ है, तो आपको 10% पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा। और अगर आपका 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको 5% देना पड़ेगा, एटलीस्ट 5% एंड 5000 करोड़ इन वैल्यू, दोनों कंडीशन दी हुई है, 5000 करोड़ का वैल्यू एंड एटलीस्ट 5% ऑफ द ऑफर। क्लियर है? तो ये होता है मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। तो आईसीडीआर में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल का ही रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पोस्ट इशू कैपिटल के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको पब्लिक को कितना ऑफर करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि आप रिजर्वेशन आईपीओ में किसके लिए कितना कर सकते हो। पहला रिजर्वेशन जो आप कर सकते हो दैट इज एम्प्लॉइज, अपने खुद के कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। मैक्सिमम कितना? 5%, नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द इशूअर। पोस्ट इशू कैपिटल जितना भी रहेगा उसका 5% मैक्सिमम, शैल नॉट एक्सीड, यानी मैक्सिमम रिजर्वेशन जो आप एम्प्लॉइज के लिए कर सकते हो दैट इज 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी। आए ख्याल में? एंड इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए भी लिमिट है, वो है मैक्सिमम 2 लाख रुपीस, रिटेल की जो लिमिट होती है वो। तो पर एम्प्लॉय मैक्सिमम 2 लाख का ही वो अलॉट कर पाएंगे, उतना ही वो इस रिजर्वेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर ये 5% जो आपने रिजर्व करके रखा था, अगर ये अंडर सब्सक्राइब हो जाता है, सारे एम्प्लॉइज ने मिला के 5% भी सब्सक्राइब नहीं किया जो आपने उनके लिए रिजर्व किया था, तो आप एक्स्ट्रा अलॉटमेंट दे सकते हो। ये जो 2 लाख तक आपने लिमिट लगा रखी थी, ये आप बढ़ा सकते हो, 2 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर देना, कर सकते हो, ठीक है। तो 2 लाख के ऊपर भी जो एम्प्लॉइज रेडी हैं सब्सक्राइब करने के लिए, उनको भी इस रिजर्वेशन कैटेगरी में आप अलॉटमेंट दे सकते हो। तो अप टू 5 लाख के सारे जो एप्लीकेशंस हैं एम्प्लॉइज के, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो पहली प्रायोरिटी होगी कि 2 लाख तक ही आप रेस्ट्रिक्ट करो, पर 2 लाख पे रेस्ट्रिक्ट करने के वजह से पूरा 5% सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 लाख की लिमिट को बढ़ा के 5 लाख लिमिट कर सकते हो। तो 5 लाख रुपीस तक के सारे एम्प्लॉइज के एप्लीकेशंस आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ आप अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कर सकते हो। अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख के भी एप्लीकेशंस आप एक्सेप्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये है एम्प्लॉइज का रिजर्वेशन। सेकेंड रिजर्वेशन आता है शेयर होल्डर्स का, पर ये कौन से शेयर होल्डर्स हैं? शेयर होल्डर्स अदर देन स्पॉन्सर, यानी प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। ऑफ कोर्स प्रमोटर के लिए कैसे रिजर्वेशन करोगे? तो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप वाले जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनको आप क्या बुलाते हो? पब्लिक शेयर होल्डर्स। प्रमोटर ग्रुप के अलावा जो भी लोग होते हैं उनको आप कॉमन नाम क्या दे सकते हो? पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो ये पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो, पर ये आपकी कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स नहीं है। ये किसके पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं? ऑफ लिस्टेड सब्सिडीज। आप ही के ग्रुप की जो भी लिस्टेड सब्सिडीज हैं आपकी, उनके पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो। और लिस्टेड प्रमोटर कंपनीज यानी ग्रुप कंपनीज, जो भी आपके और ग्रुप कंपनीज हैं लिस्टेड वाले, उनके पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड सब्सिडी और लिस्टेड प्रमोटर कंपनीज के पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो। मैक्सिमम इट कैन बी 10% ऑफ द इशू साइज। परसेंट भी अलग है, बेस भी अलग है। परसेंट है 10%, सेम है, मैक्सिमम है शैल नॉट एक्सीड 10%। किसका? इशू साइज का। ऊपर क्या था? पोस्ट इशू कैपिटल। बेस अलग है, आपको ध्यान देना है, मिक्सअप नहीं करना है। तो एम्प्लॉइज के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं तो क्या है? मैक्सिमम 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द इशूअर। और अगर पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए आप रिजर्वेशन कर रहे हो तो इट कैन बी मैक्सिमम 10% ऑफ द इशू साइज। क्लियर है? देख लो अच्छे से, बेस और परसेंट दोनों पे अच्छे से ध्यान देना है। बढ़े आगे? चलो देख लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैंने समरी दे दी है, छोटे छोटे बहुत सारे जो लिमिट्स हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अदर लिमिट्स।
तो एक क्लॉज आता है मॉनिटरिंग एजेंसी, कि आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ सकती है जो आपके इशू के प्रोसीड्स कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं उसको मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा ताकि डाइवर्जन ऑफ फंड्स ना हो। ठीक है, तो मॉनिटरिंग एजेंसी कब अपॉइंट करनी होती है, इसकी लिमिट होती है। तो अगर आपका इशू साइज एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल, हर जगह एक्सक्लूड किया जाता है, तो ऑफर फॉर सेल हटा के जो नॉर्मल पब्लिक इशू है उसका इशू साइज अगर एक्सीड कर रहा है 100 करोड़, एक्सीड यानी मोर देन 100 करोड़ यानी अप टू 100 करोड़ है, तो मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। और एग्जैक्ट 100 करोड़ रहा तो भी वो एक्सीड नहीं हो रहा मतलब आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये क्लॉज किस पे अप्लाई नहीं होता, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंक का आईपीओ है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आईपीओ है या इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ है, इनको ये मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इनको एग्जम्पशन दिया हुआ है। क्लियर है, तो इशू साइज एक्सीड्स 100 करोड़ एंड दिस अमाउंट हैज टू बी सीन एक्सक्लूडिंग द ऑफर फॉर सेल अमाउंट। ठीक है, ऑफर फॉर सेल अमाउंट छोड़ के अगर आपका इशू साइज 100 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। क्लियर है, आगे फिर अलग अलग जगह पे आप पढ़ते हो मिनिमम नंबर ऑफ एलओटी। ठीक है, कंडीशंस में आप पढ़ते हो कि कितने एलओटीज मिनिमम होने चाहिए, नहीं तो इशू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आईपीओ एफपीओ में सेम है, आईपीओ एफपीओ है मेन बोर्ड पे, तो मिनिमम एलओटीज होने चाहिए 1000, मिनिमम एलओटीज होने चाहिए 1000, तो ही आप आईपीओ एफपीओ कर पाओगे, नहीं तो आपका आईपीओ एफपीओ कैंसिल हो जाएगा। फिर आईपीओ है एसएमई पे, एसएमई प्लेटफॉर्म पे आईपीओ है तो मिनिमम एलओटीज होने चाहिए 50, और अगर आपका आईपीओ आईजीपी प्लेटफॉर्म पे है तो भी आपका मिनिमम एलओटी होने चाहिए 50। फिर अगर आप क्यूआईपी कर रहे हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हो, तो उसके एलओटीज डिपेंड करता है कि इशू साइज कितना है। अगर आपका इशू साइज अप टू 250 करोड़ है तो दो ही चलेंगे, मिनिमम 2 एलओटीज आपके होने चाहिए। और अगर आपका इशू साइज मोर देन 250 करोड़ है तो कम से कम 5 एलओटी लगेंगे। तो इशू साइज पे डिपेंड करता है कितने एलओटी चाहिए होंगे। अप टू 250 करोड़ का क्यूआईपी है तो 2 एलओटीज लगेंगे, मोर देन 250 करोड़ का क्यूआईपी है तो 5 एलओटी लगेंगे। क्लियर है, और क्यूआईपी के अंदर एक और कंडीशन है कि सिंगल एलओटी को 50% से ज्यादा इशू का अलॉटमेंट नहीं देना है, सिंगल एलओटी को 50% से ज्यादा अलॉटमेंट नहीं देना है। क्लियर है, क्यूआईपी के अंदर ही है, नो सिंगल एलओटी शैल बी अलॉटेड मोर देन 50% ऑफ द इशू साइज। क्लियर है, देख लो अच्छे से, जिन्होंने नहीं पढ़ा है देख लो अच्छे से, देख लो। बारीकियां कवर करनी है, तो पूरा इंटेंशन यही है कि बारीकियों पे ध्यान देना है। जो रेगुलर स्टडीज, मैराथन्स, इस पे आप इतना ध्यान नहीं दोगे, मैराथन में बारीकियों पे ध्यान जाता ही नहीं है, इसीलिए मैं ये सब ले रहा हूं ताकि आप ध्यान दो। मैराथन में तो क्या है, बोलते जाओ और सब ऊपर ऊपर से आप पढ़ते हो, उससे फायदा नहीं होता। ठीक है, तो बारीकियां पकड़नी है, परसेंटेजेस, बेसिस, सिचुएशन सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आईपीओ एफपीओ है मेन बोर्ड पे तो मिनिमम एलओटीज चाहिए 1000, और आईपीओ है एसएमई या आईजीपी पे तो मिनिमम एलओटीज चाहिए 50, और अगर क्यूआईपी पे है तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, अप टू 250 करोड़ है तो 2 एलओटीज मिनिमम चाहिए होंगे, और 250 करोड़ से ज्यादा है तो 5 एलओटीज लगेंगे, और सिंगल एलओटी को 50% ऑफ द इशू साइज से ज्यादा अलॉटमेंट नहीं दे सकते। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ा भी होगा, केस स्टडीज भी आती हैं इस पे। तो किसको डिफरेंशियल प्राइसिंग दे सकते हैं, पहले तो एलिजिबल कौन है, तो पहला है आरआईआई रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड आरआईएस। ठीक है, दो होते हैं, आरआईएस आरआईआई, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, सिमिलर ही है। ठीक है, तो रिटेल वाले एंड एम्प्लॉइज कौन से, जिनके लिए आपने रिजर्वेशन किया था, रिजर्वेशन वालों को ही आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। ठीक है, तो 2 लोग हैं, नॉर्मल रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, पूरी जो कैटेगरी होती है जो अप टू 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एम्प्लॉइज जिनके लिए आपने रिजर्वेशन किया था, एम्प्लॉइज कौन से, जिनके लिए आपने रिजर्वेशन किया था, उनको आप डिफरेंशियल प्राइसिंग दे सकते हो। कितना डिफरेंशियल प्राइसिंग दे सकते हैं, आ जाओ। ठीक है, नॉट
लोअर देन, ठीक है, यानी ये डिस्काउंट है, कितना लो दे सकते हैं, नॉट लोअर देन मोर देन 10%, 10% से ज्यादा लेस प्राइस नहीं दे सकते, 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। काय का 10%? तो वो है प्राइस एट विच नेट ऑफर इज अलॉटेड टू अदर कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स। तो जो आरआईआई के अलावा कैटेगरीज होती हैं, यानी कि एनआईआई, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है, इनको जो भी प्राइस पे आप अलॉट कर रहे हो, इनके कंपैरिजन में 10% डिस्काउंट पे आप रिटेल वालों को और रिजर्वेशन जिनके लिए एम्प्लॉइज के लिए आपने की थी उनको आप दे सकते हो, ठीक है। तो बेस क्या होगा, अदर कैटेगरीज का जो प्राइस है उससे 10% डिस्काउंट मैक्सिमम आप दे सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और एक कंडीशन आती है कि एंकर इन्वेस्टर को आप कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते। डिफरेंशियल प्राइसिंग कैन नॉट बी ऑफर्ड टू एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर को कम प्राइस अदर एप्लीकेंट के कंपैरिजन में कम प्राइस नहीं दे सकते। ज्यादा देना है तो दे सकते हैं मतलब, लेकिन कम प्राइस का ऑफर एंकर इन्वेस्टर को नहीं दे सकते। आपको पता ही होगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर एंकर इन्वेस्टर का कैटेगरी होता है। तो एंकर इन्वेस्टर वालों का जो प्राइस है वो अदर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट से कम नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी लेस देन द अदर एप्लीकेंट्स। क्लियर है? तो ये आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग का रेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने एक पढ़ा होगा ग्रीन शू ऑप्शन, याद आ रहा है? ग्रीन शू ऑप्शन, तो ग्रीन शू ऑप्शन में भी लिमिट्स आती हैं कि मैक्सिमम ओवर अलॉटमेंट कितना दे सकती है कंपनी, तो दैट इज 15%, 15% ऑफ द इशू साइज, ठीक है। 15% ऑफ द आईपीओ साइज, उतना मैक्सिमम ओवर अलॉटमेंट कंपनी दे सकती है टू एग्जीक्यूट द ग्रीन शू ऑप्शन। फिर कितने समय के लिए ग्रीन शू ऑप्शन चल सकता है, उसका टाइम लिमिट भी होता है, दैट इज मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम द लिस्टिंग। लिस्टिंग से 30 डेज तक मैक्सिमम ग्रीन शू ऑप्शन मैकेनिज्म को यूज किया जा सकता है। क्लियर है? टाइम लिमिट है 30 डेज फ्रॉम लिस्टिंग, ठीक है। पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म होता है, पढ़ाई होगा आपने। तो लिस्टिंग के 30 डेज तक मैक्सिमम आप ये मैकेनिज्म को यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है पॉइंट वारंट्स का, कि अगर आप शेयर वारंट इशू कर रहे हो, अगर आप शेयर वारंट इशू कर रहे हो तो अपफ्रंट इशू करते वक्त ही कितना पैसा आपको लेना है। जैसे एप्लीकेशन मनी आप पढ़ते हो ना कि मिनिमम एप्लीकेशन के समय पे कितना पैसा लेना है, वैसे ही वारंट्स के केस में भी अपफ्रंट कितना पैसा लेना है उसका भी रेगुलेशन आता है, और वो भी सेम ही है 25%। तो इसको आपको कंपेयर करके याद रखना है। जैसे हमने एप्लीकेशन मनी पढ़ा था 25% ऑफ इशू प्राइस, वैसे ही शेयर वारंट का भी सेम सिमिलर रेगुलेशन है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द एक्साइज प्राइस ऑफ द वारंट शैल बी रिसीव्ड अपफ्रंट, ठीक है। इशू के वक्त ही 25% पैसा आपको ले लेना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी आपने पढ़ा होगा एग्जिट ऑफर, याद आ रहा है? एग्जिट ऑफर ये आता है दो केसेस में, कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को वेरी कर रहे हो, आपका जो ऑब्जेक्ट था आईपीओ का, ऑब्जेक्ट्स लिखते हो आप, कहां कहां पैसा यूटिलाइज होने वाला है वो आप लिखते हो। फिर आप प्री इनकॉर्पोरेशन काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो अंडरराइटर्स के साथ, प्रमोटर्स के साथ या वेंडर्स के साथ, अलग अलग आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट्स को ही बदल रहे हो या आप कॉन्ट्रैक्ट्स में वेरिएशन ला रहे हो तो आपको एग्जिट ऑफर देना पड़ता है डिससेंटिंग शेयर होल्डर्स को। याद आ रहा है? डिससेंटिंग जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको आपको एग्जिट ऑफर देना पड़ता है, और उसके सारे कंडीशंस, उसके सारे प्रोसीजर्स शेड्यूल 20 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन में दिए हुए हैं। शेड्यूल 20 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन, और उसके अंदर आता है कंडीशंस ऑफ ऑफर, ठीक है, टू डिससेंटिंग शेयर होल्डर। शेड्यूल 20 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशंस, शेड्यूल 20 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशंस। क्लियर है? तो कंडीशंस क्या क्या है भाई? एग्जिट ऑफर शैल बी मेड ओनली इफ, ठीक है। कब आपको एग्जिट ऑफर देना मैंडेटरी है? नंबर 1, प्रपोजल फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पहला सिचुएशन, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स और वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। दो सिचुएशन में आता है, प्रपोजल फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट्स और वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिससेंटेड बाय एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स हु वोटेड एट द मीटिंग। जितने लोगों ने भी वोट किया उसका कम से कम 10% ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। डिसेंटिंग का मतलब क्या है? अगेंस्ट में वोट किया। अगेंस्ट में वोट करने वाले लोग एटलीस्ट 10% होने चाहिए उन लोगों के, जितने भी लोगों ने वोटिंग किया, जितने भी शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली वोट किया उसका 10% लोगों ने अगेंस्ट में
मिनिमम वोट करना चाहिए, तो एटलीस्ट 10% शुड हैव डिसेंटेड। एंड ठीक है, अमाउंट टू बी यूटिलाइज फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर विच ऑफर डॉक्यूमेंट वॉज इशूड, यानी जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जो आपने बता के आईपीओ किया था, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के लिए जो पैसा आप एक्चुअली यूटिलाइज करने वाले हो, दैट इज लेस देन 75%। तो लेस देन 75% आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए पैसा लगा रहे हो, मतलब आप कम से कम 25% डाइवर्ट कर रहे हो। सोच के देखो कि जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया था उसके लिए मैं 75% से भी कम पैसा यूज करूंगा, मतलब मैं कम से कम 25% बचा हुआ पैसा कहीं और यूज करना चाहता हूं, उसको मैं डाइवर्ट करना चाहता हूं। तो 10% लोग डिसेंटेड होने चाहिए और कम से कम 25% पैसा कहीं और यूज कर रहे हो, मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो बता के आपने पैसे लिए थे, वहां जो आप पैसा खर्च करोगे वो लेस देन 75 होना चाहिए, तब जाके आपको डिसेंडिंग शेड्यूलर्स को एग्जिट ऑफर देना ही पड़ेगा। क्लियर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 10% से ज्यादा लोग अगेंस्ट में होने चाहिए और जो डाइवर्जन ऑफ मनी है वो 25% होना चाहिए, मतलब एक्चुअल यूटिलाइजेशन फॉर एक्चुअल ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन 75%। क्लियर है? क्लियर है क्या? याद आ रहा है? कुछ रिकॉल हो रहा है क्या? पढ़ा होगा तो ही रिकॉल होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है आईजीपी, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आईजीपी प्लेटफॉर्म के कुछ लिमिट्स हैं, आ जाओ फटाफट पढ़ लेते हैं। कि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मिनिमम ऑफर साइज बताया गया अमाउंट वाइज, ठीक है, कि ऑफर साइज का अमाउंट कितना होना चाहिए मिनिमम, तो वो होना चाहिए 10 करोड़। तो अगर आप आईजीपी प्लेटफॉर्म पे आईपीओ लाके लिस्ट करने वाले हो तो आपका मिनिमम आईपीओ साइज शुड बी 10 करोड़ रुपीज। क्लियर है? फिर मिनिमम एप्लीकेशन साइज इसका अलग है, 2 लाख और मल्टीपल देयर ऑफ। जो हमने आईपीओ एफपीओ के लिए क्या पढ़ा था, 10,000 से लेके 15,000 का एप्लीकेशन वैल्यू होना चाहिए। यहां पे वही चीज है, 2 लाख रुपीज और इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। तो जो लोग भी आईजीपी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, आईजीपी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको मिनिमम 2 लाख रुपीज का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। 2 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ, 2, 4, 6, 8 मल्टीपल्स में ही आप पैसा लगा सकते हो। और जब ये लिस्ट होके बाद में ट्रेडिंग होगा स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसका मिनिमम ट्रेडेबल लॉट भी सेम है, 2 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ। तो जब आईपीओ हो रहा है प्राइमरी मार्केट में तो भी एप्लीकेशन साइज 2 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ है। लिस्ट होके जब सेकेंडरी मार्केट पे ट्रेड होगा तब भी ट्रेडिंग लॉट कितना होगा, 2 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ। दोनों का बेस सेम है। और फिर मिनिमम अलॉटीज हम पढ़ चुके हैं 50। मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज फॉर आईपीओ ऑफ आईजीपी शुड बी 50 अलॉटीज। क्लियर है? देख लो भाई, अच्छे से देख लो, छोड़ना नहीं है, एक भी लिमिट छोड़ना नहीं है। सब मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही कवर किए हैं और ये सारे के सारे आपको अच्छे से कवर करने हैं। मिनिमम लिमिट्स हैं जो हर बच्चे को कवर करना है। क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये कुछ लिमिट्स थे आईसीडीआर के, ठीक है, इतने ही थे, और भी हैं बट फिर ये सब याद नहीं होंगे। सारी चीजें कवर करने के पीछे भागोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलो, तो इतने मिनिमम लिमिट्स हैं जो हर बच्चे को पहले याद करने हैं, उसके बाद और भी आप कवर अप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एलओडीआर का एक पॉइंट पढ़ा देता हूं। एलओडीआर में कुछ खास लिमिट्स नहीं है, ठीक है, सब टाइम लिमिट्स हैं। परसेंटेज वाले लिमिट्स बहुत ही कम है। तो सिर्फ जो मेन ये लिस्ट आती है ना, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस पर सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। इसमें सेपरेट क्वेश्चन आता है, ये लिमिट नहीं है, लिस्ट है, बट स्टिल मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू टॉप 1000 एंड टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। 500 पहले था, अब कोई बचा नहीं है। तो टॉप 100 भी था, वो भी बचा नहीं है। टॉप 1000 एंड टॉप 2000 एंटिटीज के लिए कुछ स्पेशल कॉम्प्लायंसेस बताए गए हैं, वो उसकी लिस्ट आपसे पूछी जाती है। बोलो, तो पहला हम पढ़ रहे हैं टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। तो जो भी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आता है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको क्या क्या अप्लाई होता है। तो पहला अप्लाई होता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट उसको फाइल करना है एनुअली, ठीक है। और क्या बताना है उसमें, एनवायरमेंट के लिए आपने क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया, गवर्नेंस के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या इनिशिएटिव्स आप ले रहे हो, वो आपको बताना है। फिर है 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है। देखो, नॉर्मल वुमेन डायरेक्टर तो आप पढ़ चुके हो, हर लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ती है, वो तो अलग है। यहां लिखा है 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में आते हो तो। फिर है आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी
टॉप 1000 कंपनीज। फिर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बना के वेबसाइट पे और एनुअल रिपोर्ट में देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा 43A, ठीक है, डिस्क्लोज इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑन देयर वेबसाइट्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, टॉप 1000 कंपनीज। और अब हाल ही में ये अमेंडमेंट आया है जनवरी 1 2022 कि आपको डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस भी निकालना होगा फॉर ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस भी अब कंपनी को ही निकालना होगा जो टॉप 1000 कंपनीज में आता है फ्रॉम 1/1/2022। क्लियर है? तो ऐसे 5 कॉम्प्लायंसेस हैं, स्पेशल कॉम्प्लायंसेस हैं फॉर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। बोलो क्या क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस फॉर ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, फिर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी और 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। 5 स्पेशल प्रोविजंस है, बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ते हैं। फिर है टॉप 2000 कंपनीज। टॉप 2000 कंपनीज को क्या करना है? सबसे पहले उनको मिनिमम डायरेक्टर्स जो रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो है 6 डायरेक्टर्स आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और कोरम जो होगा आपका बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग का जो कोरम होगा दैट विल बी 1/3 ऑफ द टोटल, जो नॉर्मल होता है 1/3 ऑफ द टोटल और 3 डायरेक्टर्स। वैसे 2 होता है, यहां पे इनके लिए क्या है 3 डायरेक्टर, और बात यहां पे भी खत्म नहीं हुई है, 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। और इसके अंदर जो भी हायर आएगी वैल्यू, इसके अंदर भी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब हर बोर्ड मीटिंग में, इनकी टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी की मीटिंग में, हर मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मौजूद होना चाहिए, नहीं तो मीटिंग वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 3 विच एवर इज हायर एंड इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मौजूद होना चाहिए। तो ये है टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्लियर है? देख लो, देख लो, आता है इस पे क्वेश्चन। ना बहुत ही इजी है, निहायत ही इजी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलो बढ़े आगे। अब आते हैं SBEBSE रेगुलेशन, ठीक है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021, ठीक है। तो उसमें पहला आता है आपका डिफरेंशियल राइट्स, ये आपके पार्ट बी में भी आता है, 2-3 जगह पे आता है। तो डिफरेंशियल राइट्स के कितने शेयर्स आप इशू कर सकते हो, तो उसकी लिमिट आती है, क्यूमुलेटिव लिमिट है, एट एनी पॉइंट इन टाइम ये लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। एट एनी पॉइंट इन टाइम इट कैन नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। जितने भी कंपनी का टोटल वोटिंग पावर है इंक्लूडिंग द डिफरेंशियल राइट्स, सारे जितने भी प्रकार के वोटिंग राइट्स हैं, जो भी टोटल बेस आएगा उसका 74% से ज्यादा डिफरेंशियल राइट्स वालों को वोटिंग पावर आप नहीं दे सकते। इट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग द डिफरेंशियल राइट्स। क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर है स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने आप मैक्सिमम इशू कर सकते हो, तो ये भी आप पढ़ चुके हो, कंपनीज एक्ट की लिमिट। बोलो क्या है? एक एनुअल लिमिट होती है और एक एज ऑन अ डेट या क्यूमुलेटिव लिमिट होती है। तो एक साल में कितने मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हो, वो है 15%, मैक्सिमम 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी, वर्ड लिख दो, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन अ ईयर, ठीक है। एक साल में 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू वैल्यू 5 करोड़ विच एवर इज हायर। याद आ रहा है क्या लिमिट है? 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और इशू वैल्यू 5 करोड़ रुपीस विच एवर इज हायर। इतना एक साल में स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हो। बेस क्या है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्यूमुलेटिव एज ऑन अ डेट लिमिट जो है वो है 25%, शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम। कोई भी समय पे 25% से ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर आपका नहीं होना चाहिए। 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्लियर है? याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? ठीक है। तो एक है एनुअल लिमिट और एक है क्यूमुलेटिव या एज ऑन अ डेट लिमिट, ठीक है। फिर आते हैं ट्रस्ट स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि अगर आप ईसॉप स्कीम या कोई भी शेयर बेस्ड स्कीम आप ट्रस्ट स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो तो सेकेंडरी एक्विजिशन भी आप कर सकते हो। याद आ रहा है? ट्रस्ट स्ट्रक्चर में सेकेंडरी एक्विजिशंस भी अलाउड होते हैं। इसमें भी एनुअल लिमिट और एज ऑन अ डेट लिमिट है। तो एनुअल लिमिट कितनी है? इट शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज एट द एंड ऑफ
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल के ईयर एंड में जितना भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका मैक्सिमम 2%, मैक्सिमम 2% का सेकेंडरी एक्विजिशन आप कर सकते हो पिछले साल के एंड का इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसका जो भी 31 मार्च है, 31 मार्च पे भी जो भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होगा उसका मैक्सिमम 2%, ठीक है, सेकेंडरी एक्विजिशन एक साल में आप कर सकते हो। फिर आता है क्यूमुलेटिव लिमिट एज ऑन अ डेट। तो एज ऑन अ डेट में पार्ट वाइज पूरा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आता है आपका ईसॉप, पार्ट बी आता है ईएसपीएस, पार्ट सी आता है शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, पार्ट डी आता है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, पार्ट ई आता है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। स्कीम वाइज है, ठीक है। तो ये 3 स्कीम्स का लिमिट है। इंडिविजुअल मतलब सब कैटेगरी लिमिट कह सकते हैं। सब कैटेगरी लिमिट है 5% ऑफ सेम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर। सिर्फ डी और ई मिला के एक अलग लिमिट है 2%, और सारे के सारे स्कीम ए बी सी डी ई पांचों स्कीम मिला के भी लिमिट है 5%। तो ए बी सी 5%, डी ई 2%, ए बी सी डी ई 5%, ऐसे आपके लिमिट्स हैं। क्लियर है? तो ये क्यूमुलेटिव लिमिट है एज ऑन अ डेट, कोई भी समय पे इससे ज्यादा सेकेंडरी एक्विजिशन आप नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाय बैक रेगुलेशंस। आ जाओ, बाय बैक रेगुलेशंस, ठीक है। ब्रेक लेते रहना भाई, 45 मिनट्स में ब्रेक लेते रहना। मैं ब्रेक नहीं लेता, या मैं भी लेता हूं पानी ब्रेक, आप भी ब्रेक ले सकते हो। जब जब आपको बोर मारूं मैं एक ब्रेक ले लेना 5 मिनट की, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो करें कंटिन्यू। बाय बैक रेगुलेशंस, ठीक है। बाय बैक रेगुलेशंस, सबसे पहले मैक्सिमम बायबैक के लिमिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि एक है बोर्ड रेजोल्यूशन की लिमिट, कि बोर्ड के पास कितना बायबैक करने का पावर है, ठीक है। तो अगर आपका जो बायबैक है वो 10% और लेस है, 10% और लेस, यानी इट इज नॉट एक्सीडिंग 10%, इट इज नॉट एक्सीडिंग 10%, या इसी को आप कह सकते हो इट इज अप टू 10%, या इट इज 10% और लेस, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर ये 10% और लेस है ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। आपको शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के पास ही पावर है उतना बायबैक करने का। और अगर ये 10% एक्सीड हो गया तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एसआर इन जीएम, एसआर इन जीएम, ठीक है। तो एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। तो एसआर पास करके भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो है 25% और लेस, ठीक है। यानी वही अप टू 25% आप बायबैक कर सकते हो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स, और 25% का ही का ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। अब यहां पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन नीचे प्रोविजो दिया हुआ है कि अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो रहा है, अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो रहा है तो ये पेड अप कैपिटल का मतलब होगा पेड अप इक्विटी कैपिटल, दिया हुआ है। However, in respect of buyback of equity shares in any financial year, the reference to 25% in this clause shall be construed with respect to paid up equity capital of that financial year. आए ख्याल में? तो इक्विटी के लिए इक्विटी कैपिटल देखेंगे एंड फ्री रिजर्व्स, और अगर कोई और सिक्योरिटी बायबैक हो रही है, प्रेफरेंस शेयर्स बायबैक हो रहे हैं, तो वहां पे पेड अप कैपिटल देखेंगे, ठीक है। तो आपको सिक्योरिटी वाइज ब्रेकअप कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो रहा है तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी देखेंगे, उसका 25% और लेस। और अगर इक्विटी के अलावा कोई सिक्योरिटी बायबैक हो रही है तो पेड अप कैपिटल ही लेंगे, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है। और बायबैक में आपको पता होगा कि फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूडेड होता है, एक स्पेशल क्लॉज दिया हुआ है, फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये होता है मैक्सिमम बायबैक। और फिर अगर आप ओपन मार्केट से बायबैक कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग मेथड्स आपने पढ़ी होंगी बायबैक की सेबी गाइडलाइंस में, तो ओपन मार्केट से अगर आप बायबैक कर रहे हो तो उसकी भी एक अलग लिमिट है कि ओपन मार्केट से मैक्सिमम कितना बायबैक आप कर सकते हो, तो उसकी लिमिट है 15%। नो ऑफर ऑफ बायबैक फॉर 15% और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व शैल बी मेड फ्रॉम ओपन मार्केट। 15% और मोर नहीं होना चाहिए, मतलब वो लेस देन 15% ही होना चाहिए, ठीक है। तो कितना बायबैक कर सकते हैं? लेस देन 15%।
लेस देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर अदर कंडीशंस पढ़ते हैं। अदर कंडीशंस कि आपको पता है कि डेट इक्विटी रेशो एक लिमिट से क्रॉस नहीं होना चाहिए आफ्टर बायबैक, तो वो भी लिमिट है। द रेशो ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट, जिसको आप सिर्फ डेट भी कह सकते हो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो भी आपके डेट्स हैं, डेट्स ओव्ड बाय द कंपनी आफ्टर द बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व्स। आए ख्याल में? तो जो भी आपका डेट है वो आपके पेड अप इक्विटी, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अप टू 2 टाइम्स तक चलता है, इतना बायबैक आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है कि आपको बायबैक का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ बायबैक period file with the ROC and SEBI a return containing such particulars within 30 days of such expiry। within 30 days from buyback आपको बायबैक का रिटर्न फाइल करना है ROC एंड SEBI के पास। क्लियर है? फिर एक कंसेप्ट आता है टेंडर ऑफर में। टेंडर ऑफर मेथड आपने पढ़ी होगी। टेंडर ऑफर मेथड में एक रूल है कि आपको रिटेल इन्वेस्टर्स यानी जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी अलग, रिजर्व्ड कैटेगरी अलग। रिजर्वेशन आपको करना है फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, और स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन है? जो अप टू 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो कितना अलग से आपको रिजर्वेशन करना है अंडर टेंडर ऑफर मेथड। ठीक है, ध्यान देना, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने इसमें शायद केस स्टडी भी पढ़ाई हुई है, वीडियो डला हुआ है। ठीक है, तो वो लिमिट है 15%। 15% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स विच द कंपनी प्रपोजेस टू बायबैक। जितना भी आप बायबैक कर रहे हो, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, उसका 15%, उसका 15% आपको अलग से रिजर्व करना पड़ेगा फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। और 15% और और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एज पर देयर एंटाइटलमेंट। आए ख्याल में? कि जितने प्रपोर्शनेट स्मॉल शेयर होल्डर एक्चुअल में है, उसका भी तो एक रेशो होगा ना, कि जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उसमें से एक्चुअली कितने नंबर ऑफ शेयर्स स्मॉल शेयर होल्डर होल्ड करते हैं, ये भी एक परसेंटेज होगा। तो ये तो कंपनी के रिकॉर्ड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 15% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, जो आप बायबैक कर रहे हो, प्रपोजल है उसका 15%, और जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, उतना आपको रिजर्वेशन करना है। क्लियर है? तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो स्मॉल शेयर होल्डर होल्ड करते हैं अगर वो निकला 10%, तो 15% और 10% विच एवर इज हायर। तो 15% का जितना भी आप बायबैक कर रहे हो उसका 15% रिजर्व करना पड़ेगा स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। या अगर ये प्रपोर्शन 20% निकला तो 15% और 20% विच एवर इज हायर। तो 20% ऑफ द बायबैक आपको रिजर्व करना पड़ेगा फॉर द स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, टेंडर ऑफर मेथड में करना है। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन है फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। आगे बढ़ते हैं। फिर ओपन मार्केट में आता है, एक क्लॉज आता है। ओपन मार्केट से अगर आप बायबैक कर रहे हो तो आपको पूरा पैसा एस्टिमेटेड जमा करना होता है, और एक्चुअली जो आप बायबैक कर पाओगे फ्रॉम द ओपन मार्केट, तो उसमें एक क्लॉज आता है कि कम से कम 50% अमाउंट यूटिलाइज करना है, जितना भी पैसा आपने बायबैक के लिए सेट असाइड किया है। ये कौन सी मेथड में आता है? ओपन मार्केट मेथड। ठीक है, ध्यान दो, ओपन मार्केट मेथड में क्लॉज आता है, द कंपनी शैल एंश्योर दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट ईयर मार्क्ड फॉर बायबैक एज पर द स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एज स्पेशल रेजोल्यूशन एज द केस मे बी इज यूटिलाइज फॉर बायबैकिंग द सिक्योरिटीज। ठीक है, एक्चुअल यूटिलाइजेशन एटलीस्ट 50% होना चाहिए फ्रॉम द ओपन मार्केट। ठीक है, तो ये अलग 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 लिमिट्स हैं जो आपने पढ़ी हैं। ठीक है, पढ़ी हैं तो याद आ गई होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो पढ़ लेना, पहले पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स थे बायबैक के। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाले थे, मैक्सिमम बायबैक के।
फिर रिजर्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज था, इस पे सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब आते हैं SAST रेगुलेशंस, ठीक है। इसका मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर से कवर किया है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि एस्क्रो अकाउंट के कुछ प्रोविजंस होते हैं बायबैक में, डीलिस्टिंग में और SAST में, तीनों में आपने पढ़े होंगे। ये आते हैं एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस आते हैं कि परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन करके कुछ तो अमाउंट रखना पड़ता है और अलग अलग फॉर्म्स में रख सकते हैं। फिर कब तक रखना पड़ता है, कब वो रिलीज होता है, इसके सबके प्रोविजंस हैं और काफ़ी कंफ्यूजन होता है इसमें। उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको दोबारा कवर नहीं किया है। बट क्योंकि आप आलसी हो, मुझे पता है, आप वो अलग वीडियो जाके देखोगे नहीं, तो मैं इसी वीडियो में उसको अटैच कर दूंगा। इसी वीडियो में जितना भी मेरा कंटेंट है होने के बाद एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस का जो पार्ट है वो मैं इसी में डाल दूंगा। तो इसी वीडियो में आपके एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस भी कवर हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा लिमिट्स का कवरेज आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना। तो एस्क्रो को छोड़ के एस्क्रो अपन लास्ट में देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। आ जाओ। तो SAST में दो मेजर जो लिमिट्स आती हैं वो है मैंडेटरी ओपन ऑफर और वॉलेंट्री ओपन ऑफर, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं मैंडेटरी ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन 3, ठीक है। रेगुलेशन 3 आपने पढ़ा होगा। तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 याद आ रहा है। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 की ट्रिगर पॉइंट क्या है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, कितने वोटिंग राइट्स आपने एक्वायर कर लिए तो मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर होगा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला सब रेगुलेशन कहता है कि अगर ऑलरेडी जो शेयर्स आपके पास हैं और जो अभी आप शेयर्स ले रहे हो, दोनों मिला के आपके पास इतना वोटिंग पावर आ जाता है कि वो 25% और मोर है, आपका खुद का, एक्वायरर का खुद का, इंक्लूडिंग पर्संस एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, ठीक है। एक्वायरर प्लस पैक, एक्वायरर प्लस पैक मिला के अगर आपका शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स 25% और मोर है इन द टारगेट कंपनी, तो आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। और कितने एडिशनल शेयर्स एक्वायर करने का ओपन ऑफर देना पड़ेगा, एटलीस्ट 26%। तो ट्रिगर है 25% और मोर, और एडिशनल कितने शेयर्स ओपन ऑफर से खरीदने पड़ेंगे, 26% एटलीस्ट। आ रहा है ख्याल में। तो ये आता है सब रेगुलेशन 1 मैंडेटरी ओपन ऑफर। ध्यान दो, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अच्छे से, लिखना भी ऐसा ही है एग्जाम में। मैं भी यहां लिख सकता था 25 मोर 26, ये ऐसे पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा मत पढ़ो। ऐसे लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर हम तो अच्छे से लिख के आए थे, हमने तो प्रॉपरली 25 ये सब लिखा था। अरे ऐसे नहीं होता, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इसको डिवाइड कर करके जितना टेक्निकल और ग्रामेटिकली करेक्ट वे में आप लिख पाओगे, उतना ही पढ़ाई करने का मतलब है। सिर्फ वो चार्ट्स में और 25 लेस ये ऐसे 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 कुछ नहीं होता, उससे वेस्ट ऑफ टाइम है वो, बिल्कुल मत करना, ठीक है। पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, वरना मत पढ़ो, क्योंकि फिर मार्क्स नहीं ले पाओगे। 5 में से एक 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 डेढ़ डेढ़ मार्क मिलेगा, फिर दुख मत मनाना, ठीक है, कि इतने कम मार्क्स क्यों है। जैसा लिखोगे वैसे मिलेंगे, तो ऐसा लिखोगे तो अच्छे मिलेंगे। चलो तो पूरा पढ़ लेते हैं, ध्यान दो। नो एक्वायरर शेल एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन अ टारगेट कंपनी विच टेकन टुगेदर, जो मैं आपको कह रहा हूं, टेकन टुगेदर विच शेयर्स और वोटिंग राइट्स इफ एनी हेल्ड बाय हिम एंड पैक, ठीक है। ऐसा ग्रामेटिकली डिवाइड करो उसको, ठीक है। हेल्ड बाय हिम एंड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद हिम इन सच टारगेट कंपनी entitle them to exercise 25% or more, 25% or more of the voting rights in such target company unless, आप ये एक्वायर कर ही नहीं सकते। नो एक्वायर शेल एक्वायर, नो एक्वायरर शेल एक्वायरर अनलेस, क्लॉज समझ रहे हो। नो एक्वायरर शेल एक्वायर अनलेस the acquirer makes a public announcement of an open offer of acquiring shares of such target company in accordance with these regulations। और वो these regulations क्या कहता है, वो मैंने नीचे आपको दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है रेगुलेशन 7 में। रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 ओपन ऑफर साइज। तो ये है जो लिखा हुआ है, ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स टू बी मेड बाय एक्वायरर एंड पैक under him under regulation 3 and 4 shall be at least 26% of the total shares of the target company। तो 25% और मोर अलग है, वो ट्रिगर है, और ट्रिगर के बाद क्या होगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर में कितना बाय करने का ऑफर देना पड़ेगा, एटलीस्ट 26% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। क्लियर है क्या, ऐसा ही पढ़ना है आगे। तो ये हो गया, जैसे आप
25% और मोर एक्सीड करोगे आपको ट्रिगर लगेगा, आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा टू एक्वायर एडिशनल 26% शेयर्स। और फिर आता है क्रीपिंग एक्विजिशन। सब रेगुलेशन 2 को क्या कहते हैं? क्रीपिंग एक्विजिशन। क्रीपिंग एक्विजिशन 3 सब रेगुलेशन 2। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर आप ऑलरेडी 25% और मोर होल्ड करते हो, ठीक है, इसकी रेंज क्या है? आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कितनी है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% बट लेस देन 75%। 75% को ही क्या कहते हैं? मैक्सिमम नॉन प्रमोटर होल्डिंग, मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, सॉरी, पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है 25%, याद आ रहा है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 25% मिनिमम पब्लिक को देना है, मतलब मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 75%। तो 75 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कोई भी टारगेट कंपनी में 25% और मोर है तो ऊपर का पॉइंट अप्लाई हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो क्या? ऊपर का पॉइंट अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑलरेडी 25% और मोर हो। अब वहां आप कहां से आए? या तो आप रेगुलेशन आने के पहले ही थे या आप 1 से ही 2 में आए हो। जो 1 में थे, जिनको 1 का ट्रिगर लगा था, 25 पे उनको वो झटका लगा, 25 के बाद 26 और लिए तो कितने हो गए? 51 हुए ना, या 51 से भी थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, तो भी तो आप इसी रेंज में हो ना। आप ध्यान दो, लोग मेंटली क्या एक रेंज बना लेते हैं 50% की, यहां 50% की कोई रेंज नहीं। वो माइंड में अपने वो सब्सिडरी की लिमिट डली हुई है, वो उसको भूल जाओ। तो अगर आप 25% और मोर में हो और अप टू 75% हो, इसमें आप कहीं भी हो, तो आप सब रेगुलेशन 2 में आ जाओगे। क्रीपिंग एक्विजिशन की आपके लिए एक लिमिट है कि एक साल में मैक्सिमम कितने वोटिंग राइट्स आप एक्वायर कर सकते हो बिना मैंडेटरी ओपन ऑफर के। बिना ओपन ऑफर के नॉर्मल थोड़ा 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 कितना आप एक साल में खरीद सकते हो, इसीलिए इसको कहते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। क्लियर है? तो ध्यान दो, किस पे अप्लाई हो रहा है? नो एक्वायर हु सेम together with the person acting in concert with him has acquired and holds in accordance with these regulations। लिखा हुआ है in accordance with these regulations shares of voting rights in a target company entitling them to exercise 25% or more of voting rights target company but less than the maximum permissible non public shareholding, जिसको आप समझ सकते हो 75%। तो अगर आप इस रेंज में हो, 25 और मोर ऑलरेडी है और अप टू 75% हो, आपकी इस रेंज में शेयर होल्डिंग होती है, तो आप क्या कर सकते हो? No acquirer shall acquire within any financial year additional shares of voting rights in such company, target company, entitling them to exercise more than 5% of voting rights। ठीक है, 5% से ज्यादा एक ही साल में एक्वायर नहीं कर सकते, मतलब अप टू 5% एक्वायर कर सकते हो बिना ओपन ऑफर के। तो ट्रिगर क्या है? 5%। 5% आप उससे अगर ज्यादा ले रहे हो, मोर देन 5% अगर आप एक्वायर कर रहे हो, तो आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस एक्वायर मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर एन ओपन ऑफर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ सच टारगेट कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। और दिस रेगुलेशन यही है 26%। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये है मैंडेटरी ओपन ऑफर। इस पे सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं, इस पे केस स्टडीज भी आती हैं। ठीक है, देख लो अच्छे से, पैराग्राफ्स को प्रॉपरली छोटे छोटे लाइंस में डिवाइड करो। इस तरह से जितना हो सके टेक्निकल लिख के आओगे तो ही फायदा है, जितना हो सके टेक्निकल लिख के आओगे तो ही फायदा है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ये था मैंडेटरी ओपन ऑफर रेगुलेशन 3, जो शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स के बेसिस पे है। एक आता है रेगुलेशन 4, वो कहता है बस आपने अगर कंट्रोल एक्वायर कर लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट कंपनी का कंट्रोल एक्वायर कर लिया, तो भी आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। सेम ओपन ऑफर 26% एडिशनल शेयर्स एक्वायर करने का ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है वॉलेंट्री ओपन ऑफर। क्या आपका ट्रिगर हिट हुआ ही नहीं है? आपका ट्रिगर हिट हुआ ही नहीं है, पर आपको किसी कंपनी को एक्वायर करना ही है। कुछ समझ में आ रहे हो कि आपका ऑलरेडी इंटेंशन है कि मुझे कोई कंपनी को एक्वायर करना है, उसका कंट्रोल मुझे एक्वायर करना है। अब ट्रिगर हिट हो ना हो, आपका इंटेंशन तो टेक ओवर करने का ही है ना, तो आप वॉलेंट्रीली भी ओपन ऑफर दे सकते हो। ठीक है, ध्यान दो, वॉलेंट्री ओपन ऑफर किसको, मतलब कौन दे सकता है?
एन एक्वायर हु टुगेदर विद पैक होल्ड्स शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन टारगेट कंपनी एंटाइटलिंग देम टू होल्ड 25% और मोर। ठीक है, कौन दे सकता है, ध्यान दो, आप ऑलरेडी 25% और मोर होल्ड करने चाहिए, बट लेस देन द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% बट लेस देन 75%। इस रेंज में अगर आप हो तो आप वॉलेंट्री ओपन ऑफर दे सकते हो। ठीक है, shall be entitled to voluntarily make a public announcement to of an open offer for acquiring shares in accordance with these regulations। और लिखा हुआ है कि इसके लिए रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 2 है, ध्यान दो, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 2 है फॉर वॉलेंट्री ओपन ऑफर। तो ये लोग कितना ओपन ऑफर दे सकते हैं, एडिशनल 10% के लिए। ठीक है, ध्यान देना है, ओपन ऑफर मेड अंडर रेगुलेशन 6। ठीक है, ये है आपका रेगुलेशन 6। shall be for acquisition of at least such number of shares as would entitle the holder thereof to exercise additional 10% of the voting rights in the target company and shall not exceed the maximum permissible non-public shareholding। ठीक है, कि 75% भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 10% तो है ही, एग्जिस्टिंग और 10% मिला के मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग दैट इज 75% क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका वॉलेंट्री ओपन ऑफर, ये है आपका वॉलेंट्री ओपन ऑफर। आप ऑलरेडी 25% और मोर हो बट लेस देन द 75%। अब 75 ऐसा लिख के नहीं आ सकते, मैं वही कह रहा हूं, समझने के लिए जो हम बताते हैं वो एग्जाम में नहीं लिख सकते, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर हमने तो 75 बरोबर लिखा था, आप ही ने बोला था 75। अरे वो समझने के लिए आपको, लेकिन वहां ये लिखना पड़ेगा मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझने के लिए जो हम सिंप्लीफाई करते हैं वो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, पढ़ाने वाले डिस्क्लेमर देना भूल जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको डिस्क्लेमर दूं कि भैया ऐसा लिख के मत आ जाना एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लिखना यही है, वो सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए किया जाता है, इट्स नॉट फॉर एग्जाम राइटिंग। बढ़े आगे, चलो, तो ये दो बड़े रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा जो बड़ा लिमिट आता है वो है एस्क्रो अकाउंट का, वो हम आगे इस वीडियो में अलग से पढ़ने वाले। ठीक है, दोनों ट्रिगर्स हमने पढ़ लिए और वॉलेंट्री ओपन ऑफर भी पढ़ लिया। चलिए बढ़े आगे, अब आते हैं डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग के भी मैंने बड़े बड़े लिमिट्स ही कवर किए, छोटे छोटे बहुत सारे हैं पर छोटे छोटे पे आपको ध्यान नहीं देना है। आ जाओ, डीलिस्टिंग अलग से एक आपको प्रोविजन आता है, डीलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज, याद आ रहा है, डीलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज करके अलग से प्रोविजन आता है। तो उनके लिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है कि जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाले प्रोविजन है जो चैप्टर 4 में आते हैं, चैप्टर 4 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन, ये वाले चैप्टर 4 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन में जो पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर है एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का, अगर आप ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे हो, अगर आप ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे हो तो चैप्टर 4 अप्लाई होता है नॉर्मली, कि आपको पूरा एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे के ही डीलिस्ट आप कर सकते हो, पर उसका एग्जम्पशन दिया गया है स्मॉल कंपनीज को, और कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं कि अगर आप एक स्मॉल कंपनी हो, जो यहां डिफाइंड है, यहां जो डिफाइंड है स्मॉल कंपनी, उसके हिसाब से, और जो एडिशनल कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो, अगर आप ये कर रहे हो तो आप डायरेक्टली बिना एग्जिट अपॉर्चुनिटी के डीलिस्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दो। तो कौन एलिजिबल होगा? पहला, द कंपनी हैज पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस एंड नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ रुपीस। ठीक है, पेड अप कैपिटल, सिर्फ पेड अप कैपिटल, उसमें फ्री रिजर्व नहीं है, सिर्फ पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, यानी अप टू 10 करोड़ आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए। एंड है मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, पेड अप कैपिटल भी नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ होना चाहिए और नेटवर्थ भी आपका नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ होना चाहिए, तो आप स्मॉल कंपनी हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो, और एडिशनल कंडीशंस भी आपको फुलफिल करनी है। तो ये क्राइटेरिया है स्मॉल कंपनी के लिए, कि स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, जिसका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ है एंड जिसका नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है, लिमिट ख्याल में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, फिर है कंडीशंस। ठीक है, the number of equity share of company traded on each of such recognized stock exchange during the 12
calendar months immediately before the date of board meeting held for the consideration of proposal referred to in subsection 4 of 10 is less than 10%. मतलब आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 10% से भी कम है ऑफ पास्ट 12 कैलेंडर मंथ्स। पास्ट 12 कैलेंडर मंथ्स का जो भी आपका टर्नओवर है, ट्रेडिंग टर्नओवर है, वो लेस देन 10% है, यानी आप इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर हो। ठीक है, 10% ही क्राइटेरिया आता है फॉर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, अगर आपने पढ़ा होगा तो 10% से कम है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। 10% भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है पूरे पास्ट 12 कैलेंडर मंथ्स में। एंड थर्ड, आपका शेयर कभी भी सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होना और सस्पेंडेड होने में बहुत फर्क है। इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इन्वेस्टर अगर नहीं पार्टिसिपेट कर रहे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो कोई नॉन कॉम्प्लायंस नहीं होता। पर अगर आपने कॉम्प्लायंस नहीं किया है लिस्टिंग एग्रीमेंट का तो आपके खिलाफ सस्पेंशन का कुछ प्रोविजन डाला गया है, तो वो अलग है। समझ में आ रहा है? तो आपका ट्रेडिंग 10% से कम होना चाहिए और आप कभी भी सस्पेंड नहीं होने चाहिए, आपके शेयर्स ट्रेडिंग में सस्पेंडेड नहीं होने चाहिए बाय स्टॉक एक्सचेंज। Company has not been suspended by any of the recognized stock exchange having nationwide trading terminal for any non-compliance in preceding 1 year. पिछले 1 साल में कभी भी आपके शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं की होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स ने। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, तो आप बिना एग्जिट अपॉर्चुनिटी चैप्टर 4 में जो दिया है वो लंबा प्रोसीजर फॉलो न करते हुए भी डायरेक्टली आप डीलिस्टिंग कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये है बेसिक क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरियाज है इसमें एलिजिबल होने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार आप डीलिस्ट हो गए, कैसे भी, कंपलसरी या वॉलेंट्री, कैसे भी अगर आप डीलिस्ट हो गए हो और आपको दोबारा लिस्ट करना है तो उसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है, कुछ समय तक आप वापस लिस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ डीलिस्टेड इक्विटी शेयर, पहले आप डीलिस्ट हो चुके हो वॉलेंट्रीली या कंपल्सरीली, अब आप फिर से लिस्ट होना चाहते हो तो कितने समय बाद ही आप फिर से लिस्ट कर सकते हो, टाइम गैप कितनी होनी चाहिए, ध्यान दो। नो एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी व्हिच हैज बीन डीलिस्टेड अंडर चैप्टर 3 और चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 3 एंड 6 आई थिंक कंपल्सरी डीलिस्टिंग है, कंपल्सरी डीलिस्टिंग बाय स्टॉक एक्सचेंज, और 3 है वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो वॉलेंट्री डीलिस्टिंग है या कंपल्सरी डीलिस्टिंग है तो आप 3 इयर्स के बाद ही लिस्ट कर सकते हो, डीलिस्टिंग के 3 इयर्स बाद ही वापस से लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 इयर्स का मिनिमम गैप होना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, चैप्टर 6 अलग है, चैप्टर 6 अलग है, चैप्टर 6 है आई थिंक ये वाला जो अभी हमने पढ़ा, स्पेशल प्रोविजंस वाला है, स्पेशल प्रोविजंस जिसमें स्मॉल कंपनीज का प्रोविजन आता है और जिसमें आईजीपी वाला आता है और 1-2 आता है, 4 चीजें आती हैं। ठीक है, ये उनके लिए। और कंपल्सरी डीलिस्टिंग वाला नीचे है, विच हैज बीन डीलिस्टेड अंडर चैप्टर 5, यानी कंपल्सरी डीलिस्टिंग। ठीक है, कंपल्सरीली फॉर नॉन कॉम्प्लायंस स्टॉक एक्सचेंज ने आपको डीलिस्ट किया है तो दोबारा आप कब लिस्ट कर पाओगे? 10 साल के बाद, 10 इयर्स के बाद ही आप वापस से लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप वॉलेंट्रीली लिस्ट कर रहे हो कहीं भी, चैप्टर 3 या चैप्टर 6 दोनों के दोनों वॉलेंट्री वाले हैं, तो वॉलेंट्री डीलिस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, 3 इयर्स के बाद ही आप लिस्टिंग कर सकते हो। और अगर आपका कंपल्सरी डीलिस्टिंग किया था बाय स्टॉक एक्सचेंज अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स तो 10 इयर्स के बाद ही आप लिस्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ध्यान देना है। बढ़े आगे, चलो फिर आता है कि सबसे मेन क्राइटेरिया डीलिस्टिंग में, सबसे मेन क्राइटेरिया कि डीलिस्टिंग का जो प्रपोजल है, ऑफर है, वो कब सक्सेसफुल माना जाएगा। पब्लिक शेयर होल्डर्स को जो आप ऑफर देते हो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आपको एक्वायर करने हैं एज पर रेगुलेशन 21। ठीक है, डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो मिनिमम कितने इक्विटी शेयर आपको लेने पड़ेंगे फ्रॉम पब्लिक शेयर होल्डर्स। ध्यान दो, एन ऑफर मेड अंडर चैप्टर 3 यानी वॉलेंट्री डीलिस्टिंग ऑफ दीज रेगुलेशंस और अ काउंटर ऑफर उसी के अंदर जो आता है मेड बाय द एक्वायर इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ रेगुलेशन 22
एज द केस में बी शेल बी डीम टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का क्राइटेरिया दिया हुआ है, इफ पोस्ट द ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर along with the pack, सॉरी along with the shares tendered or offered by public shareholder। ध्यान दो, ऑलरेडी आपके पास कुछ शेयर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डर से फिर कुछ आपको शेयर्स लेने होते हैं, तो आपके पास जो ऑलरेडी शेयर्स हैं और जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी में जितने भी पब्लिक शेयर होल्डर आपको बेच रहे हैं, सब मिला के आपके एग्जिस्टिंग और ओपन ऑफर में जो मतलब आप ले रहे हो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के थ्रू, दोनों मिला के कितना आपको टच करना है, 90%। accepted as the eligible bids at the discovered price or the counter price as the case may be reaches 90% of the total issued shares of that class। आए ख्याल में, टोटल क्यूमुलेटिव शेयर होल्डिंग एक्वायरर की 90% रीच होनी चाहिए, तो ही आप डीलिस्ट कर पाओगे। 90% अगर रीच नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग प्लस पब्लिक शेयर होल्डर्स का जो आप ले रहे हो सब मिला के 90% आप रीच नहीं कर पाए, तो आप डीलिस्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? और इसमें क्या एक्सक्लूड करना है, ये जो टोटल आप निकालोगे, टोटल इशूड शेयर्स, ये जो बेस है इसमें कुछ चीजें नहीं आती। 90% ऑफ व्हाट, 90% ऑफ टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स कैलकुलेट करते वक्त कुछ चीजों को हटाना है। ध्यान दो, क्या क्या हटाना है? शेयर्स जो कस्टोडियन के पास है अगेंस्ट डिपॉजिटरी रिसीट्स, आपने पढ़ा होगा एडीआर जीडीआर, तो अगर आपने रिसीट्स इशू की हुई है तो कुछ उसके जो अंडरलाइंग शेयर्स होते हैं वो कस्टोडियन के पास होते हैं, तो वो कस्टोडियन के पास जो शेयर्स पड़े हैं फॉर डिपॉजिटरी रिसीट्स, वो टोटल में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो न प्रमोटर में आते हैं न वो पब्लिक में आते हैं, वो बीच में लटके हुए होते हैं। तो ये जो बीच में लटके हुए शेयर्स होते हैं ना, ये टोटल में काउंट नहीं करने। तो जो भी टोटल इशूड शेयर्स में निकालूंगा उसमें जितने शेयर्स कस्टोडियन के पास हैं वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है? फिर ट्रस्ट के पास जो है, याद आ रहा है, ट्रस्ट के थ्रू अगर आप स्कीम चला रहे हो तो ट्रस्ट के पास भी जो शेयर्स होते हैं वो नॉन प्रमोटर और नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कहलाई जाती है। ये भी आपने पढ़ा होगा एसबीईबीएसई रेगुलेशंस में, तो वो भी माइनस करने। तो स्कीम के तहत जो भी ट्रस्ट के पास शेयर्स होल्ड कर रहा है, शेयर्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वो भी इसमें माइनस किए जाएंगे। और कुछ शेयर्स अगर आपके इनएक्टिव हैं, शेयर्स इनएक्टिव हैं, शेयर्स हेल्ड बाय इनएक्टिव शेयर होल्डर्स, आपका शेयर होल्डर ही कोई कंपनी है और वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव शेयर होल्डर्स के कुछ एग्जांपल दिए हैं कि अगर आपका शेयर होल्डर एक वैनिशिंग कंपनी है, मेरे शेयर होल्डर्स कंपनी नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है? तो मेरी शेयर होल्डर वैनिशिंग कंपनी है, मेरी शेयर होल्डर ऐसी कंपनी है जिसका नाम ही आरओसी ने स्ट्रक ऑफ कर दिया है, या शेयर्स जो आईईपीएफ को ट्रांसफर हो गए क्योंकि वो इनएक्टिव है, तो ये सारे शेयर्स भी माइनस किए जाएंगे। ये सारे शेयर्स नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग में आते हैं, तो ये सब हटा देने हैं। ठीक है? तो इन सबको हटा के जो टोटल शेयर्स आएंगे उसका 90% रीच होना चाहिए, तभी आप डीलिस्टिंग कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्या क्या हटाना है? कस्टोडियन, ट्रस्ट, इनएक्टिव शेयर होल्डर्स। ठीक है? 3 चीजें इसमें टोटल कैलकुलेट करते हुए घटानी है, और फिर जो टोटल आएगा माइनस करके उसका 90% चेक करना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? है क्या क्लियर? बढ़े आगे। तो ये 3 चीजें ही मैंने डीलिस्टिंग में कवर की है। डीलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज, लिस्टिंग ऑफ ऑलरेडी डीलिस्टेड शेयर्स, और मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी एक्वायर्ड एज पर रेगुलेशन 21। ठीक है? अब आते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के लिमिट में। म्यूचुअल फंड में भी कुछ ज्यादा लिमिट्स मैंने कवर नहीं की हैं, मेन ही कवर किए हैं, क्योंकि कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा टफ हैं, मुझे लगता है उनसे थोड़ा आप दूर रहो, नहीं तो बेसिक भी आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है? पहले बेसिक पे ध्यान देना है। अगर वो आपको कंफर्टेबल हो रहा है, आपको याद हो गया है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है इन सारे लिमिट्स में, तो आप एक एक करके और टफ जो लिमिट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है? चलो, तो आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी होंगी, याद आ रहा है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय म्यूचुअल फंड्स। ठीक है? तो सबसे पहला है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा लगा सकते हो। स्कीम्स शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द एनएवी। मेरा जो स्कीम का एनएवी है उसका 10% तक मैं डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा सकता हूं, इशूड बाय अ सिंगल इशूअर। एक ही कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट में मेरे एनएवी का 10% तक ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, और उसका जो रेटिंग है वो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड का रेटिंग होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग उसका होना चाहिए। ठीक है? और ये लिमिट को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से, प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, आप लिमिट बढ़ा सकते हो। 12% तक इसको बढ़ा सकते हो, 10% से बढ़ा के 12% तक भी आप ये कर सकते हो। सिंगल इशूअर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में
आप अपने एनएवी का 10% इन्वेस्ट कर सकते हो एंड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप इसको 12% तक कर सकते हो। ठीक है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑफ अ सिंगल इशूअर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक ये भी नॉर्मल आता है, म्यूचुअल फंड शेल नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। किसी भी एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स, कैरिंग वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है, इक्विटी, कि इक्विटी शेयर्स 10% ही मैक्सिमम किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। ये मेरे एनएवी का 10% नहीं है, सामने वाली कंपनी का जो भी वोटिंग पावर है, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसका 10% से ज्यादा मैं नहीं ले सकता। किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर जब मैं ले रहा हूं तो उसकी खुद की जो कंपनी है उसका जितना भी कैपिटल है उसका 10% से ज्यादा मैं नहीं ले सकता। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ छोटे छोटे अलग अलग जगह पे लिमिट्स आते हैं कि एएमसी का नेटवर्थ कितना होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज द नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 50 करोड़। ठीक है, एएमसी एलिजिबल होने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए 50 करोड़ का नेटवर्थ लगता है, नॉट लेस देन 50 करोड़। फिर एक और कंडीशन आती है कि स्पॉन्सर ने कितना पैसा लगाना चाहिए एएमसी में। स्पॉन्सर हैज कंट्रीब्यूटेड और कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 40% ऑफ द एनएवी, सॉरी, नेटवर्थ ऑफ द एएमसी। तो ये जो ऊपर नेटवर्थ है इसी में 40% स्पॉन्सर को लगाना है। ठीक है, एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द एएमसी शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्पॉन्सर। फिर आप एएमसी को टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी। सिर्फ ट्रस्टी निकालना चाहते हैं तो ट्रस्टी आपस में मेजॉरिटी वोटिंग से ट्रस्टी निकाल सकते हैं, या अगर आप यूनिट होल्डर्स के थ्रू निकालना चाहते हो, निकालने के अलग अलग तरीके हैं, कौन टर्मिनेट कर रहा है, किसके थ्रू वो टर्मिनेट हो रहे हैं, अलग अलग हो सकता है। ट्रस्टी टर्मिनेट करना चाहता है, ट्रस्टी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ट्रस्टी एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा ट्रस्टीज हैं तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज उनको एएमसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, या अगर यूनिट होल्डर्स एएमसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो 75% वोटिंग लगेगी। ठीक है, और बाय 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स ऑफ द स्कीम। क्लियर है? ट्रस्टी टर्मिनेट कर रहे हैं तो मेजॉरिटी लगेगा, ट्रस्टीज का मेजॉरिटी, यूनिट होल्डर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट होल्डर्स का 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स का आपको कंसेंट लगेगा। ठीक है, और फिर है कि हर स्कीम में कुछ पैसा लगाना होता है एज अ गारंटी। ठीक है, स्पॉन्सर और एएमसी दोनों में से कोई भी लगा सकता है। शैल इन्वेस्ट नॉट लेस देन 1% ऑफ द अमाउंट दैट वुड बी रेज्ड इन द न्यू फंड ऑफ एनएफओ और 50 लाख विच एवर इज लेस। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बाय स्पॉन्सर और एएमसी इन द स्कीम। स्कीम से रिलेटेड ये पॉइंट है कि स्पॉन्सर या एएमसी को कम से कम कितना स्कीम में पैसा लगाना है, यूनिट्स में 1% ऑफ द न्यू फंड ऑफर और 50 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। ठीक है, और ये रिडीम नहीं होगा जब तक स्कीम बंद नहीं होती, एंड शेल नॉट बी रिडीम्ड अंटिल द स्कीम इज बाउंड अप। ठीक है, तो एज अ परफॉर्मेंस गारंटी ये रखना होता है और आखिरी तक बना रहेगा और स्कीम वाइंड अप होने पे ही ये वापस मिलेगा। क्लियर है? तो पहले इतने लिमिट्स आप याद कर लो, इतने लिमिट्स याद हो रहे हैं तो आगे बढ़ना, वरना आगे मत बढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका पार्ट बी में भी कुछ छोटे छोटे लिमिट्स आते हैं, पढ़ लेते हैं। आ जाओ, पार्ट बी लिमिट्स। पार्ट बी लिमिट्स, ठीक है, पार्ट बी में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट आता है ब्लॉक डील। याद आ रहा है? ब्लॉक डील एंड बल्क डील। ठीक है, ब्लॉक डील में क्या होता है कि सेपरेट विंडो होती है। ब्लॉक डील मतलब सेपरेट विंडो होती है, सेपरेट टाइमिंग्स होते हैं, दिन में 2 सेशंस होते हैं 15 मिनट्स ईच, और उसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपका ऑर्डर साइज 10 करोड़ से ज्यादा है। 10 करोड़ से ज्यादा आपका ऑर्डर साइज है तो इट्स अ ब्लॉक डील। वो अलग विंडो में ही आपको करना होगा, दिन में 2 बार वो खुला रहता है और आपको वो रिपोर्ट करना है, स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिश करना होता है। ध्यान दो, इन द ब्लॉक डील मिनिमम ऑर्डर साइज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स इन द ब्लॉक डील विंडो शैल बी 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ का आपका लिमिट है अगर वो ब्लॉक डील में क्लासिफाई होगा तो। और जो प्राइस आप उसमें कोट करोगे, ब्लॉक डील में जो प्राइस आप कोट कर सकते हो उसकी भी एक रेंज होती है। द ऑर्डर प्लेस शैल बी विद इन 1% प्लस और माइनस, 1% नीचे या 1% ऊपर ही आप प्राइस कोट कर सकते हो ऑफ द एप्लीकेबल रेफरेंस प्राइस इन द रिस्पेक्टिव विंडो। अब ये कब कब खुला रहता है? एक सुबह की खिड़की और एक दोपहर की खिड़की। सुबह की खिड़की है
8:45 AM टू 9 AM, ठीक है, 15 मिनट खुली रहती है, 8:45 बजे से 9 बजे तक, और आफ्टरनून में होता है 2:05 पे खुलती है और 2:20 पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 बार 15-15 मिनट्स की विंडो ओपन होती है और आप ब्लॉक डील्स इसमें कर सकते हो। क्लियर है? तो लिमिट क्या है? 10 करोड़, और प्राइस रेंज क्या है? +or-1% ऑफ द रेफरेंस प्राइस। फिर है बल्क डील। बल्क डील अब सेपरेट विंडो नहीं होता। बल्क डील नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो में, नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स में कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। इट इज विजिबल टू ऑल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग अलग से करनी होती है, और उसका क्राइटेरिया क्या है आपको ध्यान रखना है। तो बल्क डील का बल्क का मतलब क्या है? बल्क इज मोर देन 0.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कोई भी एक कंपनी के जितने भी टोटल शेयर्स हैं उसका 0.5% से ज्यादा वॉल्यूम अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दैट्स अ बल्क डील, ठीक है। दैट्स अ बल्क डील, 0.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। तो अगर आप टोटल क्वांटिटी बॉट और सोल्ड आपका 0.5% से ज्यादा है, इट इज मोर देन 0.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द लिस्टेड कंपनी, तो दैट इज अ बल्क डील, ठीक है। उसको रिपोर्ट करना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक INVIT में लिमिट आती है, सेम सिमिलर लिमिट्स REIT में भी आती है, पर आपके बुक में नहीं है, वो फाइनल में आएगा, ठीक है। अभी INVIT में ये दिया है, तो INVIT के लिए याद रखना है कि INVIT जहां भी पैसा लगाएगी, 80% ऑफ द REIT एसेट्स शैल बी कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स। जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगाओगे, 80%, एटलीस्ट 80% ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कंप्लीटेड है एंड रेवेन्यू जनरेटिंग भी है। आए ख्याल में? मतलब इनकम्प्लीट या नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग वाले में मैक्सिमम 20% ही लगा सकते हो, ठीक है। 80% ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है जो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकायदा कमाई जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट आर जनरेटिंग स्टेडी रेवेन्यू। फिर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है स्पॉन्सर के लिए, कि जो आपका स्पॉन्सर है उसका नेटवर्थ होना चाहिए एटलीस्ट 100 करोड़। अगर वो कंपनी है, आपका प्रमोटर जो है, जो आपको बना रहा है, वो अगर एक कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसका नेटवर्थ होना चाहिए एटलीस्ट 100 करोड़। और अगर वो LLP है तो नेट टेंजिबल एसेट शुड बी 100 करोड़, ठीक है। बॉडी कॉप, अच्छा सबके लिए एक ही है, सॉरी, एक ही दिया, कोई बात नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट, LLP, प्रमोटर और अ कंपनी विद अ नेटवर्क ऑफ 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए, तो ही आप स्पॉन्सर बन सकते हो। तो स्पॉन्सर का कंबाइंड नेटवर्थ 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 100 करोड़, 100 करोड़ और मोर। और फिर कितना पैसा स्पॉन्सर को लगाना पड़ेगा INVIT में, वो भी दिया हुआ है। दे मस्ट होल्ड एटलीस्ट 15% ऑफ द टोटल INVIT यूनिट्स विद अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years और एज नोटिफाइड बाय द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। 15% यूनिट्स में स्पॉन्सर को पैसा लगाना पड़ेगा और ये लॉक्ड इन रहेगा 3 years तक। तो इसको आपको किससे कंपेयर करके याद रखना है? प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 20%। यहां स्पॉन्सर को कितना रखना है? 15%। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो भी लॉक इन कितना होता है? 3 साल। यहां पे भी उतना ही है, 3 साल। कंपेयर करके याद करना है, आसान रहेगा और आपको याद रहेगा, ठीक है। तो INVIT के प्रमोटर्स को, स्पॉन्सर्स को 15% पैसा लगाना है INVIT में, और वो 3 years तक वो बेच नहीं सकते, वो लॉकड इन रहेगा फॉर 3 years। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो ये है आपके कुछ पार्ट बी के लिमिट्स, ठीक है। बहुत सारे लिमिट्स हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपके फैक्ट, मुझे पता है 99.99 बच्चे कहेंगे ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है। सब कवर नहीं कर पाओगे, इंसान हो, बंदर नहीं हो, मशीन नहीं हो, ठीक है। सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे, मैं बता रहा हूं। अपने आप को परेशानी में डाल दोगे अगर आप ये अपने आप को कहोगे कि मुझे हर लिमिट याद करनी है। हर लिमिट याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो प्लीज फिल्टर इट आउट, फिल्टर इट आउट। जो जो मेन है, जो मिनिमम आपको याद करनी ही है, क्योंकि वो आ सकती है कहीं ना कहीं, आप उसको कोट कर सकते हो केस स्टडी में, शॉर्ट नोट्स में, कहीं कुछ भी अगर आप कोट कर सकते हो तो आपका आंसर का जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो जितना अभी मैं बता रहा हूं, अभी बस उतना ही आपको याद करना है, उतना हो जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस फॉर बायबैक, डीलिस्टिंग एंड SC/ST रेगुलेशंस। तो
आइए देखते हैं 3-4 जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं एस्क्रो अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजंस की, उसको लाइन बाय लाइन कंपेयर करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे कि कहां पे क्या है, कौन सी चीजें सिमिलर है और कहां चीजें अलग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। अब मैं आपको बता दूं कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, एवं ये वीडियो नहीं बन रही है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बाकायदा स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आप गड़बड़ करके ही आओगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, और वो न हो इसीलिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो अच्छे से पूरा ध्यान दें, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है कि ये एस्क्रो अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है फॉर परफॉर्मेंस गारंटी, गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस के लिए कितना पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखना है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि बायबैक और एससीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, बायबैक और एससीएसटी, बायबैक एससीएसटी, बायबैक एससीएसटी, साथ साथ में बोलो, बायबैक और एससीएसटी, इन दोनों के प्रोविजंस सिमिलर है और डी लिस्टिंग थोड़ा अलग थलग टॉपिक है और उसके थोड़े पैरामीटर्स अलग हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, बायबैक और एससीएसटी इसके प्रोविजंस थोड़े से सिमिलर हैं और डी लिस्टिंग थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप इसमें देखोगे दोनों का स्ट्रक्चर पूरा सेम है, बाकायदा परसेंटेज ऑफ अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड ये भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जो कट ऑफ है, जो डिवाइडेशन पॉइंट है, जो अमाउंट से ये दोनों स्लैब बन रहे हैं वो अमाउंट अलग है, कट ऑफ अमाउंट अलग है। एग्जाम्पल जैसे ये है बायबैक, तो इसमें जो डिवाइडेशन है वो 100 करोड़ का है, बायबैक में डिवाइडेशन जो है वो 100 करोड़ पे है, ठीक है। कि अगर आपका कंसिडरेशन बायबैक के तहत जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बायबैक के तहत जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो जो कंसिडरेशन है अगर वो नॉट मोर देन 100 करोड़ है, मतलब अप टू 100 करोड़ अगर आपका कंसिडरेशन है, तो 100 करोड़ पे 25% का अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है एस्क्रो अकाउंट में, क्लियर है। अप टू 100 करोड़ है, जितना भी अमाउंट है उस पर 25% मल्टीप्लाई करो, आपको अमाउंट मिल गया कि आपको कितना जमा करना है एस्क्रो अकाउंट में। फिर अगर आपका कंसिडरेशन 100 के ऊपर है तो आपको स्लैब वाइज बनाना पड़ेगा, आपको स्लैब वाइज बनाना पड़ेगा कि अप टू 100 करोड़ जो है वो सेम रहेगा 25% और अबव 100 करोड़ जो अमाउंट है उस पे 10% ही अप्लाई होगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो आपको ये ख्याल में रखना है, आपको ये ख्याल में रखना है कि 100 करोड़ तक 25%, मोर देन 100 करोड़ 10%। तो कट ऑफ क्या है? 100 करोड़ और एग्जैक्टली सिमिलर प्रोविजन है एससीएसटी में, बस वहां कट ऑफ अमाउंट अलग है, वो है 500 करोड़। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बायबैक स्लैब वाइज है और कट ऑफ है 100 करोड़, साथ साथ में बोलो, बायबैक स्लैब वाइज है और कट ऑफ है 100 करोड़, एससीएसटी स्लैब वाइज है और कट ऑफ है 500 करोड़, कट ऑफ है 500 करोड़। तो अप टू 500 करोड़ आपका पूरा टेक ओवर का पेमेंट आ रहा है, तो आपको 25% जो भी अमाउंट है उसका करना है, जमा करना है पैसा। और अगर 500 करोड़ के ऊपर है तो अप टू 500 करोड़ 25% एंड बैलेंस जो भी है जो एक्सीड करता है 500 करोड़ से उस अमाउंट पे, उस पे आएगा 10% और दोनों को जोड़ के आपको टोटल अमाउंट पता चलेगा, क्लियर है। तो लगभग सिमिलर प्रोविजंस है, सिर्फ आपको याद रखना है कि बायबैक क्या है, स्लैब वाइज है और 100 करोड़ का कट ऑफ है, एससीएसटी स्लैब वाइज है और 500 करोड़ का कट ऑफ है। आई होप काफी बच्चों का अभी याद भी हो गया होगा, ठीक है। एंड एज कॉन्ट्रास्टिंग टू दिस, डी लिस्टिंग में स्लैब्स नहीं है, डी लिस्टिंग रेगुलेशंस में स्लैब्स नहीं है, वो फ्लैट रेट है, पूरे कंसिडरेशन पे एक ही रेट है और वो है 25%, ठीक है। 25% बाकियों में भी है ही, यहां बस पूरे कंसिडरेशन पे एक ही रेट है, दैट इज 25%। तो अगर आपका डी लिस्टिंग का जो भी प्राइस आएगा और लिखा भी है कि अमाउंट कैसे निकालोगे, दिया हुआ है, ध्यान दो, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग विद द पब्लिक शेयर होल्डर। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डी लिस्टिंग में जितने भी पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं, टोटल पूरे पब्लिक शेयर होल्डर्स जितने भी आउटस्टैंडिंग हैं उनके इनटू आपका फ्लोर प्राइस, ठीक है, विद द फ्लोर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फ्लोर प्राइस और द इंडिकेटिव प्राइस इफ एनी, जो भी हायर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट निकालना होता है। आए ख्याल में? तो एक कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स मतलब शेयर्स आउटस्टैंडिंग विद द पब्लिक शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाइड बाय द फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस इफ एनी विच एवर इज हायर, इतना अमाउंट आपको निकालना है, वो आएगा टोटल कंसिडरेशन और उसको मल्टीप्लाई करना है 25% से, तो आपको मिल जाएगा कि आपको एस्क्रो अकाउंट में कितना अमाउंट जमा करना है। तो इस पर डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं,
और इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है कि भैया इतना टोटल कंसिडरेशन है, बताओ कितना एस्क्रो अकाउंट में जमा करना है, तो आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? अमाउंट ख्याल में आया क्या? अमाउंट ख्याल में आया क्या? देख लो अच्छे से, एक बार देख लो, देख लो, अभी के अभी देख लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो। बोलो बायबैक क्या है? स्लैब वाइज है, 100 करोड़ का कट ऑफ है, अप टू 100 करोड़ 25%, बियॉन्ड 100 करोड़ 10%, और अगर बियॉन्ड है तो आपको अलग अलग स्लैब वाइज निकालना है। पहले 100 करोड़ पे 25% और बैलेंस पे 10%, और दोनों को जोड़ना है। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, तो एक आध कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, पूरा फुल प्रूफ हो जाएगा। आ जाओ। तो मैं बायबैक की अगर बात करूं, अगर मैं बायबैक की बात करूं, कैलसी उठा लो, बोलो बायबैक की बात करूं, तो अगर बायबैक में आपका पेमेंट आ रहा है फॉर एग्जांपल 500 करोड़, बोलो तो कितना जमा करना होगा एस्क्रो अकाउंट में? पहले, अब ये कौन से स्लैब में आएगा? मोर देन 100 करोड़। ठीक है, तो 100 करोड़ तक पहले 100 करोड़ पे क्या आएगा? इनटू 25%, तो ये आएगा 25 करोड़। और बैलेंस कितना आएगा? 500 माइनस 100, बैलेंस आएगा 400 करोड़, और उस पर आएगा 10%। तो 400 करोड़ इंटू 10%, 40 करोड़, 25 प्लस 40 यानी आपको 65 करोड़ डिपॉजिट करना होगा एस्क्रो अकाउंट में। क्लियर है? तो ये बायबैक का हो गया। सिमिलर वे में आएगा एस का, कि अगर मेरा एस का आया 1000 करोड़, एग्जाम्पल 1000 करोड़ का मेरा पेमेंट कंसिडरेशन आ रहा है, तो सेम 500 के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 500 पे आएगा 25%, यह आएगा 125 करोड़, और बैलेंस भी आएगा 500, 1000 माइनस 500, बैलेंस भी आएगा 500, पर उस पर रेट लगेगा 10%, यानी कि 50, टोटल आएगा 175 CR। बहुत ही सिंपल है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बढ़े आगे। आई होप सो आपको ख्याल में आ गया। चलो अमाउंट तो आ गया ख्याल में, अब आते हैं टाइमिंग कि डिपॉजिट कब करना है। ठीक है, तो बायबैक में, बायबैक का जो ऑफर ओपन होता है, बस उसके पहले, ऑन और बिफोर द ओपनिंग ऑफ बायबैक ऑफर, तो बायबैक ऑफर ओपन होने के कभी भी पहले, ऑन और बिफोर। ठीक है, ऑन और बिफोर द ओपनिंग ऑफ द पब्लिक ऑफर यानी बायबैक ऑफर। क्लियर है? फिर है एस टी में कैसे होगा? नॉट लेटर देन, मतलब ये रेंज है, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर, ध्यान दो, प्रायर, 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, कि जो आप डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देते हो, एक्वायरर विथ पैक, जो भी ये डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं, इससे 2 वर्किंग डेज प्रायर, और वो भी नॉट लेटर देन, मतलब उससे लेट नहीं होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए, प्रायर 2 वर्किंग डेज पहले आपको देना है। ठीक है, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, कम से कम है, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर। नॉट लेटर देन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट, कि कम से कम 2 वर्किंग डेज प्रायर तो भी आप पैसा जमा कर दो। ठीक है, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देने के कम से कम 2 वर्किंग डेज पहले आपको अमाउंट डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, और फिर है कि डी लिस्टिंग में क्या करना है? नॉट लेटर देन, मतलब एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ठीक है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल के 7 डेज के अंदर। ठीक है, नॉट लेटर देन, मतलब ये आगे के 7 डेज है। 2 वर्किंग डेज जो थे ये प्रायर के हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, आई होप आपने इसकी पढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो एस में डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट का कट ऑफ है, कट ऑफ भी याद रखो, ये भी आपको याद नहीं आएगा, लिख के ले लो। तो बायबैक में क्या आता है? बायबैक में क्या आता है? बायबैक ऑफर, ऑफर ऑन और बिफोर। फिर एस में आता है डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, उसके प्रायर 2 वर्किंग डेज एटलीस्ट। और फिर डी लिस्टिंग में आता है शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो एक कट ऑफ याद रखना, कट ऑफ भी याद नहीं आता, तो कट ऑफ है शेयर होल्डर्स अप्रूवल, उसके 7 डेज बाद, नॉट लेटर देन 7 डेज, 7 वर्किंग डेज, यानी विद इन 7 वर्किंग डेज, ऐसा इसको आप कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? मिटाओ इसको, यहां अलग है, यहां प्रायर वर्ड नहीं है, ये आगे के डेज हैं। तो यहां नॉट लेटर देन का मतलब क्या होगा? विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल आपको ये पैसा जमा कर देना है। क्लियर है? यहां तक देख लो, अच्छे से देख लो स्क्रीन पे, कोई टेंशन नहीं, कोई घाई गड़बड़ नहीं है, पर इस टॉपिक को अभी निपटा लो। ठीक है, कितने डेज हैं और कहां से हैं, ये 2 चीजों पे ध्यान रखना है।
तो ये टाइमिंग के हिसाब से आपको पैसा जमा कर देना है, इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन आता है। और फिर है कि कैसे फॉर्म्स, अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट इन द एस्क्रो अकाउंट, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म में आप ये अमाउंट जमा करवा सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, बायबैक और एससी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। कैसे कैसे पैसे रख सकते हैं, कैश विद अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और बैंक गारंटी सेम विद अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, लेकिन इन द फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, ठीक है। बैंक गारंटी किसी न किसी के फेवर में होती है, तो मर्चेंट बैंकर के फेवर में होनी चाहिए। या फिर आप सिक्योरिटीज भी रख सकते हो, एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज भी आप जमा कर सकते हो विद द अप्रोप्रिएट मार्जिन, ठीक है। आपको पता ही होगा कोई भी चीज रखते हैं मार्जिन कट होती है, मतलब अगर आप 100 रुपीज मार्केट वैल्यू की सिक्योरिटी दे रहे हो तो उसको 100 रुपीज पूरा काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो उसको डाउनसाइड रिस्क भी रहता है, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, तो वो सेफ गार्ड करने के लिए हम एक मार्जिन माइनस करते हैं। तो अगर 25% मेरी मार्जिन है, मतलब मैं 100 में से 25% माइनस करूंगा, मैं उसकी वैल्यू काउंट करूंगा 75, मुझे 75 रुपीज की सिक्योरिटी मिली है, मैं ऐसा मानूंगा, तो ये 25% माइनस करना जरूरी है, मतलब इसको मार्जिन कहते हैं। तो आपको एप्रोप्रिएट मार्जिन उस टाइप की सिक्योरिटी के लिए खुद आपको जज करना है, ये मैनेजर पे जिम्मेदारी डाली है, मैनेजर को इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी के लिए एप्रोप्रिएट मार्जिन माइनस करके ही वो सिक्योरिटी एक्सेप्ट की गई है, ठीक है। और फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउ, ठीक है, या तो सिर्फ पूरा कैश, या तो सिर्फ पूरा बैंक गारंटी, या तो सिर्फ पूरा सिक्योरिटीज, या पार्टली पार्टली, कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउ। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो कैश डिपॉजिट करना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, एस्क्रो अकाउंट में, और उसमें मैनेजर को आपको राइट देना होता है एग्रीमेंट के थ्रू, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके राइट देना होता है कि वो फंड ट्रांसफर कर सकता है, पैसा किसी को भी पे कर सकता है, ऐसा मैनेजर को आपको राइट देना होता है। बैंक गारंटी तो है ही, मर्चेंट बैंकर मैनेजर के फेवर में है, और जो एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज हैं वो भी मर्चेंट बैंकर के पास होंगी। समझ में आ रहा है क्या। सिक्योरिटीज वाले पॉइंट में शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ पहले 2 पॉइंट में। और थर्ड जो है, जो सिक्योरिटीज आप दे रहे हो वो दे ही मैनेजर के पास रहे हो, तो मैनेजर को इंश्योर करना है कि वो अप्रोप्रिएट मार्जिन माइनस करके एक्सेप्ट की गई है, ठीक है, या कॉम्बिनेशन। अब यहां भी ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, एक आध वर्ड कहीं बस थोड़ा सा ग्रामर चेंज हो जाएगा, एडजेक्टिव्स बदल जाएंगे, बट है प्राइमा फेसी सेम, ठीक है। कैश डिपॉजिट विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर टू बी ओपन विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या डिपॉजिट ऑफ, अब यहां ग्रामर बदल रहा है, एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज के जगह पे है फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर और अदर फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज विद एप्रोप्रिएट मार्जिन, ठीक है। तो यहां ग्रामर बदल गया है, एप्रोप्रिएट की जगह फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल, समझ रहे हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज को ही विद एप्रोप्रिएट मार्जिन आप दे सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। तो मोटा मोटी दोनों लगभग सिमिलर है। और अब आते हैं डी लिस्टिंग में। डी लिस्टिंग में 2 ही ऑप्शन है, डी लिस्टिंग में 2 ही ऑप्शन है। डी लिस्टिंग में सिक्योरिटीज वाला ऑप्शन नहीं है, सिक्योरिटीज डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी दोनों सेम है, कैश डिपॉजिट विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक और बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ मैनेजर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। सिक्योरिटीज वाला ऑप्शन यहां पे अवेलेबल नहीं है, और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन दोनों में तो लगभग सिमिलर है, मोरलेस सेम ही है, आप लिख सकते हो बिना टेंशन के। डी लिस्टिंग में लेकिन ध्यान से सिक्योरिटीज का ऑप्शन नहीं लिखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलो और एक पढ़ते हैं, रिलीज, कि ये जो पैसा जमा कर रहे हैं ये रिलीज कब होगा, ठीक है। तो बायबैक के केस में कब होगा, आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू ऑल द सिक्योरिटी होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द ऑफर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ बायबैक द अमाउंट गारंटी या सिक्योरिटी जो भी फॉर्म में होगा शेल बी रिलीज टू द कंपनी, यानी आफ्टर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू ऑल द शेयर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द बायबैक ऑफर। SCST में कब रिलीज होगा, द मैनेजर टू द ओपन ऑफर शेल नॉट रिलीज द एस्क्रो अकाउंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, 30 दिन के बाद। कहां से 30 दिन, ठीक है, आफ्टर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स हु हैव टेंडर्ड देयर शेयर्स इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओपन ऑफर, सेव एंड एक्सेप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन द स्पेशल एस्क्रो अकाउंट, ठीक है। इसमें एक और आता है कि आपको एक स्पेशल एस्क्रो अकाउंट बनाना होता है फॉर एक्चुअल पेमेंट, जो एक्चुअल पेमेंट होगा। ये सब फिर सर क्या है, ये तो परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, ये तो आप परफॉर्म करोगे इसकी गारंटी के लिए, कल अगर आप मुकर गए, आपने बैकआउट कर लिया तो उसके लिए ये पैसा रखा जा रहा है। आप परफॉर्मेंस दोगे तो पैसा तो लगेगा ही ना, पूरा पैसा तो पे करना ही है ना,
तो वो उसके लिए स्पेशल एस्क्रो अकाउंट खुलता है। और एसएएसटी में ये अलाउ किया है, एसएएसटी में अलाउ किया है कि ये जो परफॉर्मेंस के लिए आपने पैसे सेट असाइड किए हैं, इसको भी आप पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। आ रहा है कुछ समझ में? बाकी जगह अलाउड नहीं है, यहां अलाउड है, इसलिए यहां लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द स्पेशल एस्क्रो अकाउंट। आप नॉर्मल पेमेंट के लिए परफॉर्मेंस वाला पैसा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए यूज हो रहा है ना, तो टेंशन क्या है। ठीक है, तो ऐसा है। तो कंप्लीशन जैसे ही हो गया, पेमेंट पूरा हो गया, उसके 30 डेज के बाद आप रिलीज कर सकते हो। या अगर आप परफॉर्मेंस वाले पैसे को ही पेमेंट के लिए भी यूज करना चाहते हो, तो आप ट्रांसफर करके उसी से पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी अलाउड है। तो जो यूज नहीं कर रहा है, जो स्पेशल एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बहुत ही रईस ज्यादा है, परफॉर्मेंस के लिए अलग पैसा रख रहा है, पेमेंट के लिए उसके जेब में अलग से पैसे है, तो पहले पूरा पेमेंट कर लेगा, सारा कंसिडरेशन पे कर लेगा, और उसके 30 डेज के बाद फिर वो रिलीज होगा। अगर उसने स्पेशल एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, तो ट्रांसफर कर दिया है तो अकाउंट वैसे ही क्लोज हो जाएगा। आए ख्याल में? चलो, और फिर है डी लिस्टिंग में क्या होगा। अगर आपका डी लिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, पढ़ा होगा तो ही ख्याल में आएगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं ख्याल में आएगा। ठीक है, टेक्निकल है कि अगर आपका डी लिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, फेलियर ऑफ डी लिस्टिंग ऑफर, सफिशिएंट नंबर लोगों ने आपको शेयर्स टेंडर किए ही नहीं, या आपको जो डी लिस्टिंग प्राइस है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे दो केसेस में ऑफर फेल हो जाता है। ठीक है, फेलियर ऑफ डी लिस्टिंग ऑफर, तो क्या होगा, 99% पैसा आपको उसी वक्त रिफंड हो जाएगा, मतलब उस एस्क्रो अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हो। 99% of the amount lying in the escrow account shall be released to the acquirer within 1 working day from the date of public announcement of such failure. तो जैसे आप पब्लिक अनाउंसमेंट देते हो कि ऑफर फेल हो गया है, उसके विद इन 1 वर्किंग डे 99% पैसा ले लो, और 1% का क्या होगा, तो वो दिया हुआ है, रिमेनिंग 1% लाइंग इन द एस्क्रो अकाउंट शैल बी रिलीज पोस्ट द रिटर्न ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक शेयर होल्डर्स। जिन्होंने भी ऑफर, पब्लिक शेयर होल्डर्स ने ऑफर दिया होगा, फिजिकल शेयर्स थे तो उन्होंने फिजिकल शेयर्स आपको भेजे होंगे, और अगर डीमैट फॉर्म में थे तो आपने उस पर कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट किया होगा, तो वो जब तक आप चार्ज रिलीज नहीं करते, जब तक फिजिकल शेयर्स वापस नहीं करते, तब तक ये 1% रखा रहेगा एज अ परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, पोस्ट द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स टू द पब्लिक शेयर होल्डर्स और कंफर्मेशन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ लीन। आपने लीन चार्ज किया होगा, तो लीन जब रिलीज हो जाएगा, उसका कंफर्मेशन डिपॉजिटरी से मिल जाएगा, उसके बाद हम 1% रिलीज करेंगे। ठीक है, पोस्ट द रिटर्न ऑफ शेयर्स, अगर फिजिकल थे तो, और अगर डीमैट में थे तो लीन जब आप रिमूव कर लोगे, वो है रिवोकेशन ऑफ द लीन मार्क्ड ऑन देयर शेयर्स बाय द मैनेजर ऑफ द ऑफर एज पर द गाइडलाइंस। ठीक है, तो जब आप पूरा ऑब्लिगेशन पूरा कर दोगे, शेयर्स वापस कर दोगे, चार्ज था, लीन था, तो वो रिमूव कर दोगे, उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद बचा वो 1% अमाउंट आप ले लो। क्लियर है? तो काफी टेक्निकल है और काफी कंफ्यूजिंग भी है, एंड आई होप इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आई होप सो। और इससे आप 2 3 4 बार जब आप रिवाइज कर लोगे, आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा, नींद से उठा के भी आपको पूछूंगा ना, आपको इसका डिफरेंस याद रहेगा। बता रहा हूं मैं, इतनी पावरफुल ये फाइल मैंने आपके लिए बनाई है। ये फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाइए। सारा एसएलसीएम का मटेरियल मैं जो भी बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, वो सब उस पर अवेलेबल है। डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम में जाओ, ये आपको फाइल मिल जाएगी, और आई होप इससे आपको फायदा हो गया। फायदा हुआ है, लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं और आपके लिए दिमाग लगाऊं और मेहनत करूं और आपको और हेल्प करूं प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।